सीरीज की शुरुआत में ही एक डाकू जोर से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? इस बार तो तुम लोग पूरी तरह खत्म हो चुके हो। तभी एक आदमी रोते रोते दूसरे को पकड़कर चिल्लाने लगा, मैंने पहले ही कहा था, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तभी एक बूढ़ा आदमी भारी आवाज में बोला, लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? चारों तरफ ब्लैक विंड माउंटेन का इलाका है, यहाँ से भागना मतलब सीधे भेड़ियों के मुंह में जाना। तभी अचानक मेरी आंख खुली और मैं घबराकर बोल पड़ा, ये क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं थीसिस पर काम कर रहा था, मैं तो 1 मिनट पहले तक डेटा सर्च कर रहा था, फिर अचानक सब लोग प्राचीन जमाने के कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हैं? तभी मेरी नाक में एक अजीब बदबू आई और मैं चिल्ला उठा, धत्त तेरे की, इन भिन भिनाते कीड़ों की स्मेल इतनी घटिया क्यों है? तभी वो बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया, मुझे पकड़कर जोर से बोला, ओए चैनीवान, निकम्मे गधे, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मैं हैरानी से बोला, अरे बूढ़े, तुम हो कौन? तभी वो गुस्से में चिल्लाया, मैं तेरा दादा हूँ, पता नहीं किस बदकिस्मती में तू इस गांव का चीफ बन गया। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी और मैं मन ही मन बोलने लगा, धत, मैं ट्रांस माइग्रेट हो गया और आते ही एक निकम्मे गांव के चीफ की बॉडी में फंस गया, जिसका नाम भी मेरे जैसा ही है। ऊपर से शुरुआत ही इतनी हार्डकोर। तभी चारों तरफ लोग चीखने चिल्लाने लगे। उसी समय डाकुओं का लीडर आगे बढ़कर हंसते हुए बोला, ओए गधे, तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? लगता है कुछ लोग आखिरी समय तक अक्ल नहीं सीखते। मर्दों के सिर काट दो और औरतों को बांध कर ले जाओ। तभी गांव की एक लड़की आगे आई, जो आगे चलकर मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाली। उसका नाम था लियो कुरान। उसने दांत भींचकर कहा, सब लोग सुन लो, मैं इनके साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगी, चाहे जीतने का 1% चांस भी क्यों ना हो। तभी गांव का एक आदमी सिर झुकाकर बोला, चीफ, हम इनसे लड़कर नहीं जीत सकते, हम सब मरने वाले हैं। उधर मैं अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगा, भाई मैं तो अभी अभी ट्रांस माइग्रेट हुआ हूँ और अब तुरंत मरना पड़ेगा, ये कैसा मजाक चल रहा है? तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा, सर्वाइवल मोड डिटेक्ट हो चुका है, एड्रेनालिन तेजी से बढ़ रहा है, गॉड लेवल विलेज चीफ सिस्टम फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है, एक्टिवेशन सक्सेसफुल, बधाई हो होस्ट, बिगिनर पैक भेज दिया गया है, क्या अभी खोलना चाहेंगे? मैं तुरंत चिल्लाया, हाँ भाई जल्दी खोलो, कम से कम एक गैटलिंग गन ही दे दो। तभी सिस्टम बोला, बधाई हो, आपको मिला लेवल 1 स्वॉर्ड टावर ब्लूप्रिंट ×1, बधाई हो, आपको मिला बिगिनर स्किल, फोकस और फियरी स्पीच स्किल। ये सुनते ही मैं लगभग टूट गया और चिल्लाकर बोला, क्या मजाक है ये? मैं मरने वाला हूँ और तुम लोग मुझे ये सब दे रहे हो? गैटलिंग गन कहाँ है? क्या उम्मीद कर रहे हो मैं बातें करके डाकुओं को मार दूंगा? तभी सिस्टम ने शांत आवाज में कहा, फ्रेंडली रिमाइंडर, डाकू केवल 30 मीटर दूर हैं, तुरंत अपनी स्किल इस्तेमाल करें। तभी डाकू हमारी तरफ तेजी से दौड़ने लगे और उनके लीडर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। तभी मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। डाकुओं का लीडर जोर से हंसा और बोला, हाँ हाँ, लगता है डर के मारे इसकी बकवास शुरू हो गई। तभी मैं गांव वालों की तरफ घूमकर जोर से बोला, अरे तुम सब घुटनों पर क्यों बैठे हो? क्या सच में लगता है घुटने टेक कर बच जाओगे? तभी एक आदमी टूटे हुए स्वर में बोला, चीफ, हम तो सालों से घुटने टेकते आए हैं। मैं गुस्से में चिल्लाया, तो क्या कभी उन्होंने तुम्हें छोड़ा? लियू, पिछले साल भी तुमने उन्हें अनाज दिया था, फिर भी वो तुम्हारी पत्नी को उठा ले गए। ओल्ड वांग, तुमने सिर फोड़कर उनके आगे झुककर दया मांगी, फिर भी उन्होंने तुम्हारे बेटे को मार डाला। फिर मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम फोकस स्किल को मैक्स लेवल तक बूस्ट करो। और फिर मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, वो इंसान नहीं हैं, जानवर हैं, और जानवर इंसानों को खाकर हड्डियां तक नहीं छोड़ते। अब बताओ, कुत्तों की तरह मरना चाहते हो या खड़े होकर उनकी बॉडी से मांस का टुकड़ा नोचकर मरना चाहते हो? पूरा गांव सन्न रह गया। सबसे पहले दादा खड़े हुए और गरज कर बोले, मैं कुत्ते की तरह नहीं मरूंगा, मैं लड़ूंगा। तभी लियो ने आंसू पोंछे और बोली, वैसे भी मरना ही है तो कम से कम अपनी पत्नी वापस लेकर मरूंगी। धीरे धीरे बाकी लोग भी खड़े होने लगे, जिसके हाथ में जो मिला वही हथियार बनाकर खड़े हो गए। ये सब देखकर मेरी फ्यूचर वाइफ हैरानी से मुझे देखने लगी और धीरे से बोली, क्या ये सच में वही निकम्मा चैनीवान है? अचानक इतना बहादुर और मर्दाना कैसे बन गया? तभी मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो। उधर डाकू तेजी से हमारी तरफ दौड़ रहे थे। तभी मैंने तुरंत आदेश दिया, ओल्ड वांग, 10 ताकतवर लोगों को लेकर गांव के पूर्वी हिस्से से सारे लकड़ी के टुकड़े लेकर आओ अभी। ओल्ड वांग बिना देर किए बोला, ठीक है, समझ गया। फिर मैंने दूसरी तरफ देखकर चिल्लाया, लियू, रोना बंद करो, कुछ लोगों को लेकर गांव के एंट्री पॉइंट पर गहरा गड्ढा खोदो, जितना गहरा खोद सकते हो उतना गहरा खोदो, अंदर नुकीले बांस लगा दो, जल्दी खोदो। लियू दांत भींच कर चिल्लाया, मैं खोदूंगा, तब तक खोदूंगा जब तक ये जानवर उस गड्ढे में गिर नहीं जाते। तभी मैं तुरंत भागकर लियू किंगन का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम गार्ड कैप्टन हो सही? लियू किंगन भौहें चढ़ाकर बोला, हाँ तो क्या हुआ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ अच्छी बातें करके बच जाओगे ऐसा मत सोचो, जो भी तीर चला सकता है सबको इकट्ठा करो और ये ब्लूप्रिंट लेकर खुले मैदान में जाओ।
फिर मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, इस ब्लूप्रिंट को रियल में मटेरियलाइज करो। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, सिंपल ऑपरेशन मोड एक्टिवेटेड। लियू किंगन हैरान होकर बोला, हैं, ये कैसा मशीन है? मैं जल्दी से बोला, जिंदगी बचाने वाला जादू, जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। पूरा गांव पागलों की तरह दौड़ने लगा। उधर डाकुओं का लीडर जोर से हंसते हुए बोला, भेड़ों का झुंड विद्रोह करना चाहता है, अंदर घुसो और सबको कुचल दो। मैं अंदर ही अंदर घबराकर बोला, सिस्टम, इस बार सच में काम कर देना, नहीं तो मेरा ट्रांसमाइग्रेशन एडवेंचर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तभी डाकुओं का लीडर चिल्लाया, जो सबसे पहले अंदर घुसेगा उसे 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे और औरतों पर पहला हक भी उसी का होगा। एक डाकू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ बॉस, आप तो कमाल हो। मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए बोला, स्टेबल रहो, शांत रहो, थोड़ा और पास आने दो, बस थोड़ा और। तभी लियू गू डरकर चिल्लाया, चीफ, वो लोग आ गए। मैंने तुरंत आदेश दिया, तैयार हो जाओ। अगले ही सेकंड सबने एक साथ रस्सियां खींच दी। अचानक मेन गेट के सामने की जमीन धंस गई और वहां छिपा हुआ विशाल गड्ढा खुल गया, जिसके अंदर नुकीले बांस लगे थे। एक डाकू सीधे उसमें गिर पड़ा और दर्द से चीख उठा। पीछे वाले घबरा गए, लेकिन कुछ समझ पाते उससे पहले कई और डाकू उसी खाई में गिर गए। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, सब लोग मेरे साथ हमला करो, अभी मारो। उसी समय ऊपर बने आर्चरी टावर से मिस लियू किंगन ने तीर चलाना शुरू कर दिया। एक तीर सीधे जाकर एक डाकू के सीने में धंस गया। डाकुओं का लीडर गुस्से में दहाड़ा, तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये कहकर वो घोड़े से कूद पड़ा और खुद हमला करने दौड़ पड़ा। कुछ गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। वो सीधे अंदर घुस आया और हंसते हुए बोला, धत, बस कुछ मामूली किसान। फिर उसने जोर से चिल्लाया, हा हा, लू चिंग्यान, कहां भाग रही हो? लीडर को देखकर मिस लियू किंगन भी नीचे कूद पड़ी। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी तरफ बाकी डाकू भी गांव में घुसने लगे। लियू को जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाया, अब रोक नहीं पा रहे चीफ, हम मर जाएंगे। मैं परेशान होकर दांत भींचते हुए बोला, धत, ताकत में हम इनसे नहीं जीत सकते। सिस्टम, कोई रास्ता है क्या? तभी सिस्टम बोला, होस्ट अब ऑब्जर्वर मोड में एंटर कर रहा है, अब आप दुश्मनों के वीक पॉइंट देख पाएंगे। एनालिसिस चालू, कमजोरी मिल गई। तभी मेरी आंखों के सामने सबके शरीर पर लाल निशान दिखाई देने लगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो ये सिर्फ एक घायल भेड़िया है। फिर मैंने मिस लियू किंगन को चिल्लाकर कहा, ज्यादा फोर्स मत लगाओ, उसके बाएं पसली के नीचे 3 इंच वाली जगह पर वार करो, वही उसकी घातक कमजोरी है। मिस लियू किंगन हैरान होकर बोली, क्या? डाकुओं का लीडर अचानक घबरा गया। मैं जोर से बोला, हर बार जब वो ताकत से वार करता है उसकी बाईं पसली फटती है। 3 साल पहले लगी तलवार की चोट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। लीडर की आंखें फैल गईं और वो अंदर ही अंदर डर गया। ये लड़का ये सब कैसे जानता है? अगले ही पल मिस लियू किंगन ने सीधा उसकी कमजोरी पर वार कर दिया। लीडर दर्द सर्द से चीख पड़ा, उह, मेरी किडनी। उसके बाद मैंने पूरे गांव वालों को गाइड करना शुरू कर दिया। ओल्ड वांग, ज्यादा ताकत मत लगाओ, उस मोटे डाकू का संतुलन कमजोर है, उसकी 9 रिंग्स वाली तलवार नीचे से झटक दो, हाँ ऐसे। सब लोग मेरी बात मानकर लड़ने लगे। तभी मेरे मन में एक अजीब सवाल आया, वैसे कोई मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा? लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। मैंने तुरंत दूसरे आदमी की तरफ इशारा करके कहा, वो दूसरा वाला आग से डरता है, मशाल उसके चेहरे के सामने रखो। तभी एक गांव वाला डरते हुए बोला, ये गांव का चीफ सच में कोई दानव है क्या? इसे सब कुछ कैसे पता चल रहा है? उधर हालात बिगड़ते देख डाकुओं का लीडर घबराकर चिल्लाया, ये मामला बहुत गड़बड़ है, पीछे हटो जल्दी। धीरे धीरे सारे डाकू पीछे हटने लगे। उन्हें भागता देखकर पूरा गांव खुशी से चिल्लाने लगा, डाकू भाग गए, हम जीत गए, सच में जीत गए। लेकिन मैं अंदर ही अंदर शांत होकर सोचने लगा, जाने दो उन्हें, जाकर मदद लेकर आएं। अगर जड़ों समेत खरपतवार नहीं उखाड़ी तो शायद आज रात मेरी मौत तय है। बसंत की हवा के साथ वो फिर लौट आएंगे। फिर मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, मेरे पास अभी कितने पॉइंट्स हैं? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, शुरुआती 100 पॉइंट्स, युद्ध से कमाए गए 50 पॉइंट्स, कुल मिलाकर 150 पॉइंट्स। मैंने तुरंत कहा, लू ओशेनियन ताबीज एक्सचेंज करो। ये ऐसा ताबीज था जो एक पल में रास्ता ब्लॉक कर सकता था। मतलब इसके इस्तेमाल से पहाड़ों के बीच की सड़क विशाल पत्थरों से बंद हो जाती थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, एक्सचेंज कंप्लीट, 100 पॉइंट्स कट चुके हैं। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और ठंडी आवाज में कहा, रुको, 1 इंच भी आगे मत बढ़ना। उधर डाकुओं का गिरोह 2 पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। उनका लीडर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, धत, जब मैं और लोगों के साथ वापस आऊंगा इस पूरे गांव को आग लगाकर राख कर दूंगा। तभी अचानक पहाड़ों के ऊपर से चारों तरफ विशाल चट्टानें गिरने लगीं। कई डाकू वहीं दबकर मर गए। डाकुओं का लीडर किसी तरह बच निकला, लेकिन तभी मैं और पूरे गांव वाले उसके सामने आकर खड़े हो गए। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ, भागना बंद क्यों कर दिया? डाकुओं का लीडर घबराकर चिल्लाया, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मैं ब्लैकविंड माउंटेन का सेकंड बॉस हूँ। मेरा बड़ा भाई ब्लैक टॉर्नेडो लेको आया है, मुझे छूने की हिम्मत करके दिखाओ।
तभी मिस लियू किंगन आगे बढ़कर बोली, चीफ चीफ, और समय बर्बाद मत कीजिए, बदला लेने के लिए इसे खत्म कर दीजिए। अगले ही पल पूरे गांव वाले चिल्लाने लगे, मार डालो मार डालो मार डालो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और शांत आवाज में बोला, सॉरी भाई, लेकिन आज तेरी कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहकर मैंने अपनी तलवार सीधे उसके सीने में घुसा दी। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर मैंने खून से सनी तलवार आसमान की तरफ उठाई और जोर से चिल्लाया, आज के बाद कोई भी लुआन गांव को दबा नहीं पाएगा। ये सुनते ही पूरे गांव में जोश की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, वाह कितना ताकतवर। और फिर सबने मेरे सामने सिर झुका दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, फैट हैंड पर विजय प्राप्त हुई, पहली बड़ी जीत पूरी, सम्मान तेजी से बढ़ा, 500 पॉइंट्स अर्जित हुए, प्राप्त हुआ विलेज अपग्रेड ऑर्डर लेवल 2, प्राप्त हुआ मिलिशिया ट्रेनिंग मैनुअल और 2 प्रकार के आलू प्रत्येक 100 पाउंड। मैं वापस गांव लौट आया और मन ही मन हंसते हुए बोला, अब और एक्टिंग नहीं, अब समय आ गया है अपनी असली ताकत दिखाने का। मैं तो पूरा चीट गॉड हूँ। लुआन गांव का राइज अब तय है। फिर मैंने अपने हाथ में पकड़ा टोकन ऊपर उठाया। अगले ही सेकंड आसमान से एक चमकदार रोशनी पूरे गांव पर गिरने लगी। चारों तरफ लोग हैरानी से कांप उठे। कोई सिर झुकाकर बोला, आह हे भगवान, ये तो चमत्कार है। दूसरा आदमी कांपती आवाज में बोला, चीफ जरूर किसी देवता का अवतार हैं। मिस लियू किंगन भी हैरानी से बोली, ये कैसे संभव है? क्या वो सच में चुना हुआ इंसान है? जैसे ही मैंने कार्ड इस्तेमाल किया, गांव के टूटे हुए घर अपने आप ठीक होने लगे। चारों तरफ नई दीवारें खड़ी होने लगीं और कुछ ही पलों में पूरा गांव एक शानदार किले जैसे गांव में बदल गया। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर खुश होकर सोचने लगा, वाह, तो बेस बिल्डिंग पागलपन का असली मजा यही है। उसके बाद मैंने सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और जोर से बोला, सीधे खड़े हो जाओ। क्या बात है, ठीक से खाना नहीं मिलता क्या? अपनी हालत देखिए, ऐसे खड़े रहते हो, इसे लड़ाई कहते हो? तभी लियूगु शर्माते हुए बोला, चीफ सच कहें तो हमने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पेट नहीं भरा है ना? ठीक है, अब देखो। जैसे ही मैंने ताली बजाई, कई लोग अलग अलग तरह का खाना लेकर अंदर आने लगे। पूरा गांव हैरानी से देखने लगा। मैंने हाथ फैलाकर कहा, वो देख रहे हो, वो मांस है और ये है मैजिक आलू। जैसा मैं कहूंगा वैसी ट्रेनिंग करोगे तो हर दिन पेट भरकर खाना मिलेगा। लेकिन अगर कोई आलस करेगा तो मुझे निर्दयी मत कहना, उसे लुआन गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही सब लोग घबरा गए। लियूगु तुरंत चिल्लाया, चीफ मर भी गया तो ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, लियू किंगन अब तुम ट्रेनर होगी। मुझे तलवार चलाना नहीं आता, लेकिन लोगों को मारना आता है। मुझे दिखावे वाले स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए असली ताकत जो एक वार में दुश्मन खत्म कर दे। मिस लियू किंगन कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, कल की लड़ाई के बाद मुझे समझ आ गया, चेन युआन, मैं पहले अंधी थी, सोचती थी तुम निकम्मे हो, लेकिन आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी है। लुइंग यान, जहां लड़ने को कहोगे मैं वहीं लड़ूंगी। मैं तुरंत हाथ हिलाकर बोला, ए, मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम एक तेज तलवार बनो और मेरी इस जमीन की रक्षा करो। कुछ देर बाद मैं गांव की दीवार पर खड़ा था कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, चीफ बुरी खबर, गुआंडो से लोग आए हैं। हाफिंग माउंटेन के डाकू सरकारी कपड़े पहनकर झंडे लहराते हुए यहाँ आ रहे हैं। लगता है चिंघा काउंटी ऑफिस के लोग हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सरकारी लोग? हाँ, जब डाकू हमला कर रहे थे तब मरे होने का नाटक कर रहे थे। अब खतरा खत्म हो गया तो क्रेडिट लेने चले आए। उधर कुछ लोग गधों पर बैठकर गांव की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर की विशाल दीवार और अंदर की हालत देखकर ऑफिसर की आंखें फैल गईं। वो हैरानी से बोला, ओह, लुआन गांव की ये हालत क्या है? इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए पैसा कहां से आया? उसके पास खड़ा दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ, सुना है पिछले हफ्ते वन आइड वुल्फ को खत्म कर दिया। जरूर हाफिंग माउंटेन से बहुत लूटपाट की होगी। तभी दूसरा ऑफिसर चालाकी से मुस्कुराया और बोला, ये सब गंदा पैसा है, इसे जब्त करना ही पड़ेगा। तभी मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला और शांत आवाज में बोला, उपदेशक खुद आए हैं, सोचा नहीं था किस वजह से आना हुआ। ऑफिसर ने घमंड से मेरी तरफ देखा और बोला, तो तुम ही नए चीफ चेन युआन हो? फिर उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, काफी हिम्मत है तुम्हारी, मुझे देखकर घुटनों पर क्यों नहीं बैठे? मैं हल्का सा हंसा और बोला, लुआन गांव के लिए शर्म नहीं आती तुम्हें? जब डाकुओं ने हमला किया था तब उपदेशक साहब कहाँ छिपे हुए थे, और अब जब खतरा खत्म हो गया तो इतनी जल्दी दौड़े चले आए। तभी ऑफिसर गुस्से में चिल्लाया, जुबान संभाल कर बात करो, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुम लोग चोरी का माल छिपा कर रखे हो और डाकुओं के साथ मिलकर काम कर रहे हो। जो भी लूटा हुआ सामान है सब सौंप दो और ये खूबसूरत लड़कियां भी काउंटी भेज दो मैजिस्ट्रेट के लिए, तब शायद तुम लोगों की जान बच जाए। ये सुनते ही मिस लियू किंगन गुस्से में आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया और धीरे से कहा, उन्हें पैसा भी चाहिए और लोग भी। ये अधिकारी तो डाकुओं से भी ज्यादा गिरे हुए हैं।
तभी मैजिस्ट्रेट ने घमंड से हाथ उठाकर कहा, क्या हुआ, जुबान कट गई क्या? सब लोग गांव की तलाशी लो, जो भी कीमती चीज मिले उठा लो, और अगर कोई रोके तो मार डालो। सैनिक तुरंत चिल्लाए, जी सर। लेकिन उसी पल पूरा गांव गुस्से से भर गया। मैं अचानक हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो जो भी विरोध करे उसे मार डालोगे? ऑफिसर भड़क कर बोला, ओए तू हंस क्यों रहा है? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं है। आंखें खोलकर देखो, ये क्या चीज है? मैंने धीरे से वो टोकन बाहर निकाला। एडवाइजर का चेहरा बदल गया। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या है? मैं मुस्कुराकर बोला, उपदेशक साहब, आप इतने सालों से काउंटी में काम कर रहे हैं, अगर असली ड्रैगन और सांप में फर्क नहीं समझते तो आंखें रखने का क्या फायदा? एडवाइजर ने घबराकर कहा, ये डरावना नाटक बंद करो, तुम तो बस एक निर्वासित आदमी हो। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, निर्वासित है ना? फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, उपदेशक, आप राजनीति समझते हैं, आपको ये अजीब नहीं लगता? मैं बस एक कमजोर स्कॉलर हूँ। फिर एक रात में मैंने वन आइड वुल्फ को कैसे खत्म कर दिया और इस गांव को किले में कैसे बदल दिया। एडवाइजर पहली बार सच में घबरा गया। वो धीरे से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, तुम जानते हो हाल ही में राजधानी में कोर्ट बहुत एक्टिव है। ऊपर के अधिकारी काफी समय से हाफिंग माउंटेन से परेशान हैं, लेकिन वो लोग बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और मैजिस्ट्रेट, वो जानबूझकर आंखें बंद करके बैठा था क्योंकि इसी से उसकी कमाई होती थी। ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन मैं थोड़ा रुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर मैं प्रीफेक्चर चीफ द्वारा भेजा गया आदमी हुआ तो? ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कोई हकलाते हुए बोला, प्रीफेक्चर चीफ? तो क्या तुम कोई सीक्रेट एनवॉय हो? मैंने तुरंत नकली विस्तार आदेश निकालकर उनके सामने खोल दिया और कहा, ये देखो, अब से ये इलाका मिलिट्री रेस्ट्रिक्टेड जोन है, सीधे प्रीफेक्चर के अधीन, और तुम एक मामूली काउंटी एडवाइजर। तुमने सैन्य क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे की? कितने सिर हैं तुम्हारे जिन्हें कटवाने को तैयार हो? अंदर ही अंदर मैं मुस्कुरा रहा था। थैंक यू सिस्टम शॉप, सिर्फ 100 पॉइंट्स में ये नकली एक्सपेंशन और ऑर्डर मिल गया। देखने में बिल्कुल असली सरकारी दस्तावेज जैसा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। सबके माथे पर पसीना आ गया। एडवाइजर कांपती आवाज में बोला, हम तो बर्बाद हो गए। मिलिट्री जोन पर हमला करना मतलब पूरे खानदान की मौत। अगर ये सच में ऊपर वालों का आदमी हुआ या शाही दूत? अगले ही सेकंड उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। वो जबरदस्ती हंसते हुए बोला, हाँ, सब गलतफहमी थी सर, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप प्रीफेक्चर से हैं। मैं ठंडी आवाज में बोला, ओह, इसलिए बिना अनुमति के अंदर घुसाए? यकीन मानो, अगर चाहूं तो अभी तुम्हें उदाहरण बनाने के लिए यहीं मार सकता हूं, और मैजिस्ट्रेट एक शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये सुनते ही एडवाइजर तुरंत गधे से नीचे उतर गया और झुककर बोला, नहीं सर, कृपया गुस्सा मत होइए, मैं अभी चला जाता हूँ। तभी मैंने जोर से कहा, रुको। वो डर कर पलटा और कांपती आवाज में बोला, और कुछ चाहिए सर? मैं मुस्कुराकर बोला, मेरा रास्ता तोड़ दिया और बिना मुआवजा दिए चले जाओगे? एडवाइजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से एक थैली आगे बढ़ाई और बोला, पेमेंट? जी सर, ये थोड़े चाय पानी के पैसे हैं, कृपया स्वीकार कीजिए। मैंने थैली पकड़ ली और हाथ हिलाकर कहा, अब निकलो, मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। एडवाइजर तुरंत चिल्लाया, जी, सब लोग पीछे हटो, जस्टिस, जल्दी। उन्हें भागते देख पूरा गांव हंसी से फट पड़ा। मिस लियू किंगन भी हंसते हुए बोली, हाँ चीफ, क्या आप सच में उस खतरनाक आदमी को जानते थे? ये सब सच था या झूठ? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सच होता तो मैं उसे दिखा नहीं सकता था, और अगर झूठ है तो याद रखो, चालाकी कुछ समय तक चलती है, हमेशा नहीं। एक बार जब वो लोग शांत होकर सोचेंगे या मैजिस्ट्रेट प्रीफेक्चर में जांच करेगा, सब खुल जाएगा। मिस लियू किंगन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, तो अब क्या करेंगे? मैंने दूर क्षितिज की तरफ देखते हुए कहा, उनके समझने से पहले हमें इतना ताकतवर बनना होगा कि कोई हमें छूने की हिम्मत भी ना करे। कुछ देर बाद मैं गांव के ब्लैकस्मिथ के पास पहुंचा। वो मुझे देखते ही घबराकर बोला, विलेज चीफ, क्या ये चीज सच में लोहे को पिघला सकती है? इसकी आग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने ब्लैकस्मिथ की तरफ देखकर कहा, इसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ये कैसे काम करता है ये मत पूछो, ये हमारे खानदानी सीक्रेट टेक्निक का हिस्सा है। फिर मैंने डाकुओं से लूटे गए टूटे हुए तलवारों और जंग लगे हथियारों की तरफ इशारा किया और बोला, ये सब दिख रहे हैं, सब अंदर फेंक दो। ब्लैकस्मिथ ने मेरी बात मानकर सारे टूटे हथियार भट्टी में डालने शुरू कर दिए। उसी समय मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम हाई ग्रेड स्टील फॉर्मूला एक्सचेंज करो। अगले ही पल मेरे दिमाग में धातु मिश्रण की पूरी जानकारी आ गई। मैंने तुरंत सबको समझाना शुरू किया, बस इस अनुपात में कार्बन मिलाना है। तभी ब्लैकस्मिथ धुएं से खांसते हुए बोला, चीफ, ये काला पत्थर इतना धुआं छोड़ रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्या ये सच में लकड़ी के कोयले से बेहतर है?
मैंने पूरी जिंदगी लोहार का काम किया है, लेकिन इतनी भयानक आग कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी की दीवारें ही पिघल जाएंगी। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, इसे कोक कहते हैं। अगर तापमान काफी ज्यादा ना हो तो लोहे के अंदर की अशुद्धियां बाहर नहीं निकलेंगी। तभी आयरन हैमर नाम का लोहार उत्साह में बोला, पहले तुम लोग जो खेती के औजार बनाते थे वो जल्दी कुंद हो जाते थे, क्योंकि उनमें सल्फर ज्यादा होता था, इसलिए वो कमजोर और भंगुर थे। लेकिन आज हम ऐसी तलवार बनाएंगे जो हड्डियां काट देगी लेकिन खुद नहीं टूटेगी। पूरा माहौल गर्म हो चुका था। आग नीली चमक रही थी। ये देखकर एक गांव वाला डरते हुए चिल्लाया, हे भगवान, क्या हम कोई जादू कर रहे हैं? आग नीली क्यों है? मैं तुरंत बोला, कौन सा जादू? ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। अरे सब लोग पीछे हटो, रास्ता मत रोको, जल्दी वो स्क्रैप मेटल वाली टोकरी लेकर आओ, सब अंदर डाल दो, सब पिघला दो। हम अभी गरीब हैं, हमारे पास खान नहीं है, इसीलिए जो भी धातु मिले सब रिसाइकल करनी होगी। फिर मैंने भट्टी की तरफ देखते हुए कहा, जैसे ही ये स्टील तैयार हो जाएगा, लुआन गांव की रक्षा कई गुना मजबूत हो जाएगी। चाहे डाकू हो या सैनिक, जो भी हमसे टकराने आएगा उसके दांत टूट जाएंगे। मैंने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम कार्बन लेवल स्कैन करो। सिस्टम की आवाज आई, वर्तमान कार्बन स्तर 1.2%, मिश्रण लगभग आदर्श है। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, मोल्ड्स तैयार करो, इस बार फावड़े नहीं बनाए जाएंगे। फिर मैंने ब्लैकस्मिथ की तरफ देखकर कहा, सब तलवारें बनाओ, याद रखना भट्टी से निकलते ही तेजी से काम करना होगा और दिखने में भी जबरदस्त होनी चाहिए। पिघला हुआ लोहा ठंडा मत होने देना। ब्लैकस्मिथ ने हथौड़ा उठाकर जोर से कहा, समझ गया ओल्ड वांग, आज ये बूढ़ी हड्डियां भी दांव पर लगा दूंगा। चीफ की बात मानो, जिंदगी में इतनी शानदार युद्ध तैयारी कभी नहीं की। फिर सब लोग पूरी ताकत से काम में जुट गए। हथौड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। कुछ देर बाद आखिरकार पहली तलवार तैयार हुई। ब्लैकस्मिथ ने उसे उठाकर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, दिव्य हथियार, ये तो सचमुच देवताओं की तलवार है। लोहे को ऐसे काट रही है जैसे खिलौना हो। मैंने तलवार हाथ में लेकर कुछ वार करके देखे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, काम चल जाएगा। तभी लोहार चमकती आंखों से बोला, चीफ, क्या मैं इनमें से एक तलवार अपने पास रख सकता हूँ? इसे पारिवारिक विरासत बनाना चाहता हूँ। मैंने तुरंत जवाब दिया, विरासत? तलवारें इस्तेमाल करने के लिए बनती हैं, शोकेस में सजाने के लिए नहीं। जब तक हमारे पास सामग्री रहेगी, लुआन गांव के हर आदमी को एक तलवार मिलेगी, सबके लिए स्टैंडर्ड हथियार। ये सुनते ही एक आदमी उत्साह में चिल्लाया, हाँ भाई, इसके सामने तो मेरा फावड़ा लोहे का कचरा लगता है। मैंने हाथ उठाकर घोषणा की, आज से पूरी गार्ड टीम अपग्रेड होगी। हम लुआन गांव की अपनी आयरन आर्मी बनाएंगे। धीरे धीरे रात हो गई। तभी मिस लियू किंगन मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, चीफ, थोड़ा आराम कर लीजिए। गांव वाले कह रहे हैं कि आप आसमान से उतरे हुए किसी तारे जैसे हैं, जो सब कुछ कर सकता है। मैं हल्का सा हंसा और बोला, अगर सच में आसमान का तारा होता तो इस हालत में यहाँ फंसा ना होता। फिर मैं दीवार के बाहर अंधेरे जंगल की तरफ देखने लगा और बोला, छिंग्यान, तुम्हें नहीं लगता बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? मिस लियू किंगन शांत आवाज में बोली, जब तक आप हैं मुझे डर नहीं लगता। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जानती हो, मैं सबसे ज्यादा किससे डरता हूँ? डाकुओं से नहीं, वो तो बस हिमखंड का ऊपरी हिस्सा है। उन्हें काफी चोट दो तो वो भाग जाएंगे। असली खतरा है इंसानों का लालच, असली खतरा है इंसानों का लालच और इस दुनिया के नियम। ये दुनिया हमें सम्मान के साथ जीने नहीं देगी। मिस लियू किंगन कुछ पल सोचकर बोली, क्या आप उस लेखक वाले आदमी की बात कर रहे हैं? वो बहुत चालाक और खतरनाक लगता है, अच्छे इंसान जैसा बिल्कुल नहीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, वो सिर्फ बुरा इंसान नहीं है, वो जाकर जरूर रिपोर्ट करेगा कि लुआन गांव एक विद्रोही अड्डा बन चुका है। वो कहेगा कि यहाँ निजी सेना तैयार की जा रही है। ये सुनकर मिस लियू किंगन चिंतित हो गई। उसने धीरे से पूछा, तो क्या हमें भाग जाना चाहिए? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, कहाँ भागेंगे? दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन शरणार्थियों के लिए कहीं जगह नहीं। मिस ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सही कहा, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। मैंने तुरंत निर्णय लेते हुए कहा, कल से मेहनत दोगुनी होगी और गांव के सबसे होशियार शिकारी लोगों को काउंटी के पास निगरानी के लिए भेजो। कोई भी हलचल दिखे तुरंत खबर चाहिए। उसी समय जंगल के अंदर दो आदमी छिपकर बैठे हुए थे। उनमें से एक दूर देखकर घबराकर बोला, मास्टर, क्या वो नियमित सेना है? इतने सारे लोग? पास बैठा बूढ़ा आदमी आंखें सिकोड़कर बोला, कम से कम 500 होंगे और उनके साथ इंजीनियरिंग गाड़ियां भी हैं। जल्दी वापस जाकर सबको खबर दो। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने लगे, अचानक एक तीर सीटी मारता हुआ आया और उनमें से एक के सीने में धंस गया। बूढ़ा आदमी चीख पड़ा, शियांग जी! अगले ही पल चारों तरफ छिपे सैनिक बाहर निकल आए और दोनों को वहीं सैनिकों का लीडर ठंडी आवाज में बोला, उन्हें खत्म कर दो। अगले ही पल बूढ़ा आदमी अपने घायल पोते को पीठ पर उठाकर भागने लगा। पीछे से सैनिक चिल्लाने लगे, उसे मार डालो। लेकिन बूढ़ा आदमी दांत भींचकर भागता रहा और हांफते हुए बोला,
ये खबर गांव तक पहुंचनी ही चाहिए। सैनिकों का लीडर घोड़े पर बैठा हंसने लगा। भागो, देखते हैं कितनी दूर जा पाते हो। चारों तरफ से घेर लो इन्हें, थोड़ा मजा भी करो। उधर बूढ़ा आदमी भागते भागते अपने पोते से बोला, श्वांसी थोड़ा और सह लो, हम लगभग गांव पहुंच चुके हैं। चीफ तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन घायल लड़का दर्द से कराहते हुए बोला, मैं अब और नहीं भाग सकता, मुझे नीचे उतार दीजिए। अगर मुझे साथ ले गए तो हम दोनों मर जाएंगे। बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, तुम गांव के ले खबर लाने निकले थे। चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। तभी पीछे से एक और तीर उनके पास से सीटी मारता हुआ निकला। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए आखिरकार गांव के अंदर घुस गया। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, चीफ आ गए, चैंपियन, 500 लोग, 500 सैनिक और इंजीनियरिंग गाड़ियां। ये सुनते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, 500 नियमित सैनिक, हम खत्म हो गए, इस बार सच में खत्म। एक औरत रोते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, अधिकारियों से उलझना नहीं चाहिए था। ये सीधा विद्रोह है, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तभी दादा गुस्से में गरजे, चुप रहो, अभी ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, सोचो लड़ेंगे कैसे। एक आदमी घबराकर बोला, पहले सिर्फ कुछ डाकू थे, लेकिन अब 500 प्रशिक्षित सैनिक हैं और उनके साथ इंजीनियरिंग गाड़ियां भी। दूसरा आदमी डरते हुए बोला, अगर वो गाड़ियां हुई हमारे इस टूटे हुए लकड़ी के गेट से टकरा गईं, तो 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। तभी किसी ने कांपती आवाज में कहा, चीफ शायद हमें भाग जाना चाहिए, पहाड़ों के अंदर छिप जाएं, शायद कुछ लोग बच जाएं। मैंने सबकी तरफ देखते हुए शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, भागोगे कहाँ? पहाड़ों में जंगली जानवर हैं, जहरीले सांप हैं और दुश्मन डाकुओं के अड्डे भी। हमारे साथ औरतें, बच्चे और बूढ़े भी होंगे। बताओ कितनी दूर जा पाओगे? 3 दिन के अंदर भूख से मरोगे या किसी जंगली जानवर का खाना बन जाओगे। तभी मिस लियू किंगन ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली और गरज कर बोली, चुप, लड़ाई शुरू होने से पहले ही आत्मसमर्पण की बात कर रहे हो। एक आदमी बेबस होकर बोला, आप तो चैंपियन हैं, लेकिन हम तो सिर्फ किसान हैं, हम कैसे लड़ेंगे? मैंने उसकी तरफ सीधा देखते हुए पूछा, तो तुम आत्मसमर्पण करना चाहते हो? वो आदमी धीरे से बोला, मैं बस जीना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए गुलाम मजदूर ही क्यों ना बनना पड़े। मैंने तुरंत कहा, ठीक है तो जाओ, गांव के गेट के सामने जाकर घुटनों पर बैठ जाओ। उन सैनिकों की आंखों में देखकर बताओ, क्या सच में लगता है वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा खाना छीन लेंगे, तुम्हारी पत्नी को उठा ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाकर बेच देंगे। याद है वो लेखक वाला आदमी जाते वक्त क्या कह गया था? सबको मार डालो, किसी को मत छोड़ना। उनकी नजरों में हम पहले ही विद्रोही हैं। आत्मसमर्पण मतलब सीधी मौत, लेकिन अगर लड़ेंगे तो शायद बचने का एक मौका मिलेगा। अब बताओ कौन सा रास्ता चुनोगे? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दादा अचानक गरज उठे, हाँ धत, वैसे भी मेरी जिंदगी बोनस जैसी है, आखिर तक लड़ूंगा। अगले ही पल पूरा गांव गूंज उठा, चीफ चलिए आखिरी खून की बूंद तक लड़ेंगे। मैंने तलवार उठाकर कहा, ठीक है, अगर लड़ना ही है तो उन्हें दिखा देंगे कि लुआन गांव को तोड़ना इतना आसान नहीं। ये गांव मजबूत हड्डी जैसा है, इसे तोड़ने आएंगे तो उनके दांत टूट जाएंगे। फिर मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करो, स्वॉर्ड टावर को फायर ऑयल मोड में अपग्रेड करो, इस बार उन्हें राख बना दूंगा। दूसरी तरफ पूरी सेना गांव के बाहर खड़ी थी, उनके सामने भारी तोपें लगी हुई थीं। वही एडवाइजर आगे बढ़कर जोर से चिल्लाया, चेन्युआन तुम्हारा झूठ पकड़ लिया गया है, मौत सामने खड़ी है, फिर भी ड्रामा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये कमजोर दीवारें इंपीरियल आर्मी को रोक पाएंगी? स्वॉर्डमैन सेना आ चुकी है, गेट खोलो और अपनी किस्मत स्वीकार करो। अभी घुटनों पर बैठ जाओ तो शायद अधिकारी तुम्हारी पूरी लाश छोड़ देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, देखकर तो लग रहा है आज बाहर तुम्हारी लाशें पड़ी होंगी। ये सुनते ही सेना का जनरल गुस्से से गरजा, मरे हुए लोगों से इतनी बातें करने का क्या फायदा? इन मूर्खों को अपनी औकात ही नहीं पता। आदेश है, पूरा गांव मिटा दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना, उस लड़के का सिर काटकर झंडे पर टांग देना। अगले ही पल युद्ध के ढोल बजने लगे। पूरी सेना चीखते हुए आगे दौड़ी और तीरों की बारिश शुरू हो गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर आदेश दिया। सारे गांव वाले एक साथ अपनी ढालें ऊपर उठाकर तीर रोकने लगे। मिस लियू किंगन हैरानी से बोली, उह चीफ, आपकी ढाल तो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मैं मन ही मन मुस्कुराया, आखिर सिस्टम से बनी है, मतलब टॉप क्वालिटी। लेकिन मैं जानता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ सैनिकों का लीडर अविश्वास में चिल्लाया, क्या इन साधारण किसानों के पास इतनी उच्च गुणवत्ता वाली ढालें कैसे हैं? ये तो नियमित सेना की ढालों से भी बेहतर हैं। ये संभव कैसे है? तभी एडवाइजर ने आग में घी डालते हुए कहा, जरूर इन्होंने हाफिंग माउंटेन को लूट लिया है। सोचिए जरा सर, चेन युआन पिछले कुछ दिनों से बहुत सक्रिय था। वो खजाना सालों से हाफिंग माउंटेन के डाकुओं द्वारा लूटा गया माल है। इस लड़के की तो किस्मत ही खुल गई। सैनिकों का लीडर दांत पीसते हुए बोला, तो ये लोग असल में डाकुओं के हथियार ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बस एक बार अंदर घुसने दो, फिर ये सारे हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। मैं दीवार पर खड़े होकर हंसा और जोर से बोला, अगर ये हथियार शहर चाहिए
तो पहले जिंदा बचने की उम्मीद कर लो। हाँ हाँ, अब बदले की बारी है। बैलिस्टा टावर, फायर खोलो। मेरे आदेश देते ही विशाल क्रॉसबो टावरों से भारी बोल्ट बिजली की तरह निकलने लगे। अगले ही पल सैनिकों की लाइनें टूट गईं। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। कोई चिल्लाया, बचाओ मुझे बचाओ, वो विशाल तीर बहुत डरावना है। दूसरा सैनिक कांपते हुए बोला, ये तो मिलिट्री ग्रेड हथियार है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक कि सेना के हथियार भी इतनी तेजी से हमला नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सैनिकों का लीडर गुस्से से गरज उठा, डरो मत, सब घुटनों पर टिक जाओ। जो एक कदम भी पीछे हटेगा उसे वहीं मौत की सजा मिलेगी। भारी रैम कार्ट लेकर आओ, गेट तोड़ दो। एक बार अंदर घुस गए तो ये बैलिस्टा किसी काम नहीं आएंगे। ये देखकर मिस ल्यू किंगन तुरंत बोली, चीफ, कप्तान खुद रैम लेकर आगे बढ़ रहा है। उस गाड़ी पर लोहे की प्लेटें लगी हैं, तीर अंदर नहीं जा पाएंगे। मैं हल्का मुस्कुराया और बोला, जब खुद चलकर मौत के पास आया है तो वापस नहीं जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, जाओ। अगले ही पल मेरे सैनिक दीवारों के ऊपर से तेल डालने लगे, लेकिन वो साधारण तेल नहीं था, वो था फायर ओनियल। नीचे खड़े सैनिक घबराकर बोले, ये कैसी बदबू है, उफ। लेकिन समझते समझते बहुत देर हो चुकी थी। एक सैनिक डरकर चिल्लाया, ये तेल है, धत, ये फायर ओनियल है, सब पीछे हटो। उसी पल मैंने अपने हाथ की मशाल नीचे फेंक दी और ठंडी आवाज में कहा, बहुत देर हो चुकी। अगले ही सेकंड आग भड़क उठी। पूरा रास्ता आग के समंदर में बदल गया। सैनिक जलते हुए चीखने लगे। कोई जमीन पर लौटने लगा, कोई भागने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कमांडर हैरानी में चिल्लाया, ये आखिर है क्या, एक गांव? ये लोग तो पागल योद्धा हैं। मैं दीवार पर खड़े होकर हंसा और बोला, क्या हम इंतजार करेंगे? अगला निशाना तुम्हारा मुख्य शिविर है। सैनिक डरकर भागते हुए अपने कैंप की तरफ लौटने लगे। वहां पहुंचते ही कमांडर गुस्से से गरजा, क्या हुआ, भूखे हो क्या? अगर जीने से थक गए हो तो अंदर घुस जाओ, दांतों से काटकर भी उस दीवार को तोड़ दो। तभी एडवाइजर डरते हुए बोला, सर, ये गांव वाले सच में अजीब हैं, शायद हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। लेकिन कमांडर पागलों की तरह चिल्लाया, अगर आज ये जगह नहीं ली तो मेरी पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? पूरा हमला करो, जो पीछे हटेगा उसे मौत मिलेगी। फिर से युद्ध के ढोल बजने लगे। सैनिकों के लीडर जबरदस्ती सैनिकों को आगे धकेलने लगे। सुबह होते ही मजबूर होकर सेना ने फिर हमला शुरू कर दिया। मिस ल्यू किंगन जल्दी से मेरे पास आकर बोली, चीफ, दुश्मन कई हिस्सों में बढ़ गया है, हम सब दिशाओं को कवर नहीं कर पा रहे। मैंने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, अच्छा है कि वो बांट गए, अब उनके पास कोई फॉर्मेशन नहीं बची। क्या सच में लगता है ये मेरी आखिरी चाल थी? फिर मैंने जोर से घोषणा की, डिफेंसिव टैक्टिक्स, फेंसिंग मैनियाक स्टाइल। आज तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी पर शक करोगे। मेरे बोलते ही दीवारों के ऊपर से विशाल लकड़ी के लट्ठे छोड़े गए, जिनके चारों तरफ लोहे की कीलें लगी थीं। वो घूमते हुए नीचे गिरे और सैनिकों को कुचलने लगे। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। हर तरफ मौत फैल गई। सैनिक चीखने लगे, ये क्या हो रहा है? जल्दी, छिपने की भी जगह नहीं है। कमांडर पूरी तरह हैरान होकर बोला, इन किसानों के पास इतना लकड़ी का सामान आया कहां से? क्या ये लकड़हारे हैं या कोई अलौकिक शक्ति? एडवाइजर कांपते हुए बोला, सर, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जगह कांटेदार साही जैसी हो गई है, काटना तो दूर, छूना भी मुश्किल है। तभी एक अधिकारी डरते हुए बोला, सर, अब हमला जारी नहीं रखा जा सकता। सैनिक डर चुके हैं। वो दानव बहुत खतरनाक है, उसे छूते ही मौत मिल रही है, हल्की सी चोट भी जानलेवा है। ये सुनते ही कमांडर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मेरा आदेश फैलाओ, जो सबसे पहले दीवार पर चढ़ेगा उसे 500 चांदी के सिक्के और 3 स्तर की पदोन्नति मिलेगी, और जो चेनिवान को मार देगा उसे 1000 चांदी के सिक्के और कर्नल का पद मिलेगा। आदेश फैला दो। अगले ही पल हर तरफ आवाज गूंजने लगी, जो चेनिवान को मारेगा उसे 1000 चांदी के सिक्के और कर्नल का पद मिलेगा। ये सुनते ही सैनिक लालच में पागल हो गए। वो चीखने लगे, वाह, 1000 सिक्के, वो आदमी चलता फिरता खजाना है। फिर पूरी सेना पागलों की तरह दीवार की तरफ दौड़ पड़ी। कई सैनिक रस्सियों और सीढ़ियों से दीवार चढ़ने लगे। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, फायर। अगले ही पल ऊपर से विशाल पत्थर गिरने लगे। एक सैनिक चिल्लाया, चीफ, दुश्मन दीवार पर चढ़ आए हैं। मैंने उसे लात मारते हुए कहा, क्या वो तो चलता फिरता युद्ध पदक है, उसे भेंट डालो, मर जा। तभी एक सैनिक दीवार पर चढ़कर मेरी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, ए बेवकूफ, मर जा। लेकिन उसी पल मिस ल्यू किंगन बीच में आ गई। उसने एक बार में उसे रोककर दीवार से नीचे फेंक दिया और जोर से बोली, सब लोग अपनी जगह पर टिके रहो, कोई पीछे नहीं हटेगा। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये लोग तो जन्मजात योद्धा हैं, अच्छा है। फिर मैंने अपने हाथ की क्रॉसबो उठाई और लगातार तीर चलाने लगा। एक के बाद एक सैनिक गिरते चले गए। लेकिन कई घंटों की लड़ाई के बाद भी जब सेना एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई तो आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। एडवाइजर कांपती आवाज में बोला, ओह सर, हम सच में ये जगह नहीं ले पा रहे। ये कोई गांव नहीं, ये तो एक किला है। कमांडर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली और ठंडी आवाज में कहा,
अगर हमला करके नहीं जीत सकते तो इन्हें भूखा मार देंगे। कमांडर ठंडी हंसी के साथ बोला, उनका गांव ही कितना बड़ा है, कितना खाना जमा होगा वहां। संदेश भेजो, पूरा गांव चारों तरफ से घेर लो, एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं कि वो हवा खाकर जिंदा रह पाएंगे। दूसरी तरफ सच में लुआन गांव में खाने की कमी शुरू हो चुकी थी। एक गांव वाला चिंता में बोला, चीफ, खाना लगभग खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों की लड़ाई में बहुत खर्च हुआ, सब पहले से ज्यादा खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सैनिकों के घुसने से पहले ही हम भूख से मर जाएंगे। दूसरा आदमी खाली चावल के बर्तन को देखकर बोला, आज रात तो सिर्फ पानी जैसा पतला दलिया ही बन पाएगा। तभी ब्लैकस्मिथ भारी आवाज में बोला, छोड़िए, अच्छे दिनों में भी दम घुटता था। चीफ, मेरी बात सुनिए, हमारे हथियार अब काफी मजबूत हैं। वो सैनिक डरपोक हैं। मुझे सामने से हमला करने दीजिए, बैठकर मौत का इंतजार करने से तो अच्छा है। मिस ल्यू किंगन भी आगे बढ़कर बोली, लोहार चाचा सही कह रहे हैं, सिर्फ वार सहते रहने से कुछ नहीं होगा। मैं आज रात एक टीम लेकर बाहर निकलती हूँ। अगर लड़ते हुए निकल पाए तो कम से कम कुछ लोग बच जाएंगे। वो मदद ला सकते हैं या पहाड़ों में शिकार कर सकते हैं। यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से तो बेहतर है। लेकिन मैं पूरी तरह शांत था। मैंने धीमी आवाज में कहा, जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए कि हालात खराब हैं। क्या दिमाग ठंडा रखना छोड़ देंगे? तभी लियूगो बेचैनी में बोला, चीफ, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? काउंटी मैजिस्ट्रेट ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, पीछे का रास्ता भी बंद है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इतनी जल्दी किस बात की? जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। देखो, मैं तो अभी भी आराम से खाना खा रहा हूँ। चारों तरफ से घेर कर मदद रोकना बहुत पुरानी चाल है, लेकिन अफसोस मैं नियमों से खेलना पसंद नहीं करता। फिर मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सुनो सब लोग, अगर मैं कहूँ जिस मदद का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो पहले से रास्ते में है। ये सुनते ही मिस लियू किंगन हैरान होकर बोली, क्या मदद? रीइंफोर्समेंट्स? लेकिन हम तो काउंटी के अंदर फंसे हुए हैं, हमें बचाने कौन आएगा? हमें तो यहाँ मरने के लिए निर्वासित किया गया था, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में कौन डालेगा? ब्लैकस्मिथ भी अविश्वास में बोला, सही कह रहे हैं चीफ, यहाँ तो सिर्फ शरणार्थी और डाकू हैं, मदद आएगी कहाँ से? क्या पड़ोसी गांव के बूढ़े किसान हाथ में फावड़ा लेकर आएंगे? दूसरी तरफ दुश्मन के कैंप में कमांडर आराम से चाय पीते हुए बोला, 5 दिन हो गए, अब तक उनका खाना खत्म हो जाना चाहिए था। एडवाइजर मुस्कुराकर बोला, शायद हो भी गया है। कल मैंने दीवार पर खड़े पहरेदारों को देखा था, वो पूरी तरह थक चुके थे। शानदार योजना है सर, बिना खून बहाए उनका नेता पकड़ लिया जाएगा। कमांडर ने सिर हिलाकर कहा, किसी को भेजो, आखिरी बार आत्मसमर्पण का मौका दे दो। थोड़ी देर बाद एक सैनिक गांव के सामने आकर जोर से चिल्लाया, अंदर मौजूद सब लोग ध्यान से सुनो, काउंटी मैजिस्ट्रेट का सीधा आदेश है, तुरंत गेट खोलकर आत्मसमर्पण करो। चेनायुआन को हमारे हवाले कर दो तो बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा, वरना शहर गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। गांव के अंदर एक आदमी डरते हुए बोला, क्या सच में अगर हम चीफ को सौंप दें तो बच जाएंगे? दूसरा आदमी गुस्से में बोला, वन आइड वुल्फ ने क्या कहा था याद है, सैनिकों की बातों पर भरोसा करोगे? मैं हंस पड़ा और जोर से बोला, तो जाकर उन्हें ये बता दो, अगर वो सुअर जैसा जिद्दी मैजिस्ट्रेट हमारा आत्मसमर्पण चाहता है तो अगले जन्म में आकर मांगे। फिर मैंने अचानक दूर सुनाई देती आवाजों पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, और आखिरकार वो आ ही गए। घोड़ों के खुरों की आवाज कितनी शानदार लग रही है। अगले ही पल दूर से घोड़ों पर सवार एक विशाल सेना दिखाई दी। काले कवच में लिपटी हुई वो फौज तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। उनके झंडों पर लिखा था, ब्लैक टाइगर कैवेलरी। ये देखते ही दुश्मन कमांडर का चेहरा बदल गया। वो घबराकर चिल्लाया, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? ये घुड़सवार सेना कहां से आ गई? एडवाइजर कांपते हुए बोला, सर, पीछे की तरफ से काले कवच वाली कैवेलरी आ रही है, उनके झंडों पर ब्लैक टाइगर लिखा है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर कैवेलरी किसी तूफान की तरह सैनिकों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। मैंने तुरंत दीवार से चिल्लाकर आदेश दिया, समय आ गया है, सारे व्हाइट लॉन्गमैन सैनिकों हमला करो, दुश्मन अब भी कमजोर स्थिति में है, मार डालो इन्हें। अगले ही पल तीनों सेनाएं एक साथ भिड़ गईं। हर तरफ तलवारों की टकराहट और चीखें गूंजने लगीं। सैनिक चिल्लाने लगे, लॉर्ड की रक्षा करो, जल्दी। दूसरी तरफ कमांडर घबराकर चिल्ला रहा था, एडवाइजर कहाँ है? वो कहाँ गया? लेकिन उसी समय एडवाइजर डर के मारे जंगल में छिपा हुआ था। तभी कुछ सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो पिछले कुछ दिनों की घेराबंदी का हिसाब चुकाए बिना जाने का मत सोचना। आज पूरा हिसाब होगा, वो भी ब्याज समेत। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर कैवेलरी का जनरल अपने घोड़े पर बैठा कमांडर को घूरते हुए बोला, काफी हिम्मत है तुम्हारी काउंटी मैजिस्ट्रेट, अपनी मर्जी से काउंटी की सेना हटाकर सरकारी चौकी के जनरल पर हमला करने की हिम्मत कर ली। मैजिस्ट्रेट बोला, जनरल, ये पूरा का पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस डाकुओं को खत्म करने आया था। इस लियोन गांव ने एक बड़े क्रिमिनल को छुपा रखा है, मैं सिर्फ डाकुओं का सफाया करने आया था।
जनरल ने ठंडी नजरों से कहा, तुम्हारी तैयारी देखकर तो लग रहा था जैसे पूरा गांव ही मिटा देना चाहते थे। ब्लैक टाइगर कैवेलरी पेट्रोल पर थी। क्या सच में लगा कि तुम्हारी चाल कोई पकड़ नहीं पाएगा? मैं तुरंत आगे बढ़ा और बोला, जनरल जांग, आखिरकार आप आ ही गए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो गवर्नर का वफादार रक्षक इस लालची अफसर के हाथों मारा जाता। जनरल ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, तो तुम ही हो चेनुआन, जिसने यहाँ लुआन गांव बसाया है और दावा करता है कि तुम्हें गवर्नर का सपोर्ट मिला हुआ है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं ही चेनुआन हूँ। सही टाइम पर आने के लिए शुक्रिया जनरल। आपकी वजह से पूरा लुआन गांव बच गया। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे ही एडवाइजर के मुंह से कपड़ा हटाया गया, वो घबराकर बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सीक्रेट एजेंट हो। फिर इन ब्लैक 5th रैंक वालों को कैसे जानते हो? आखिर तुम हो कौन, डाकू या ऑफिसर? मैंने शांत आवाज में कहा, ये सब सीक्रेट मिशन की बातें हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ डिस्कस नहीं की जाती। काउंटी ऑफिस की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये आदमी जरूरत से ज्यादा बोलता है। इसे जिंदा छोड़ना मतलब टाइम बम के ऊपर बैठना। एडवाइजर डरकर चिल्लाया, रुको, मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे हैं। मैंने ठंडी नजरों से कहा, डाकुओं के साथ मिलकर वफादार लोगों को नुकसान पहुंचाया और अब मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? इतना कहकर मैंने उसी वक्त एडवाइजर का काम तमाम कर दिया। जनरल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, घिनौना चेनुआन, तुमने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी? मैंने अभी उससे पूछताछ भी नहीं की थी। मैंने बिना डरे जवाब दिया, ऐसे लोगों को ज्यादा देर जिंदा रखना मतलब हवा को जहरीला बनाना है। और पूछताछ की बात कर रहे हैं? लॉर्ड खुद यहाँ मौजूद हैं, जो जानना है उनसे पूछ लीजिए। जनरल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, गवर्नर ने मुझे तुम्हारे इस तथाकथित पायोनियरिंग ऑनर्डर से की वेरिफिकेशन के लिए भेजा है। जहां तक मुझे पता है, हाल के दिनों में किसी गांव के मुखिया को ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया। मेरा दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। मैंने मन ही मन कहा, अब असली टेस्ट शुरू। मैंने सिस्टम को एक्टिवेट किया। सीक्रेट एजेंट क्रेडेंशियल्स रिडीम करो। फिर मैंने धीरे से कहा, कमांडर जांग, क्या थोड़ी प्राइवेट बात हो सकती है? कुछ बातें सबके सामने नहीं कही जाती। जनरल ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या कोई सीक्रेट मामला? यहाँ छुपाने जैसा क्या है? मैंने हल्का सा झुककर कहा, यहाँ तक कि लॉर्ड की उस अल्ट्रा सीक्रेट बीस्ट कंट्रोल प्लान के बारे में भी। जनरल का चेहरा तुरंत बदल गया। अल्ट्रा सीक्रेट प्लान? कौन सा प्लान? फिर उन्होंने जोर से आदेश दिया, सब लोग पीछे हटो, कम से कम 30 फुट दूर रहकर गार्ड करो। पल भर में सब सैनिक दूर हट गए। अब वहां सिर्फ मैं और जनरल थे। जनरल ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अब यहाँ कोई नहीं है, बोलो। अगर एक भी झूठ निकला तो लुआन गांव तुम्हारी कब्र बन जाएगा। मैंने जेब से टोकन निकालते हुए कहा, ये शैडो गार्ड टोकन है। आप चीफ जनरल के अंडर काम करते हैं, सही? जनरल की आंखें फैल गईं। जी बिल्कुल, मैंने गंभीर आवाज में कहा। कमांडर जांग, अब से बहुत सावधान रहिएगा। मेरी पहचान टॉप सीक्रेट है, एक शब्द भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो पायोनियरिंग ऑनर्डर सेलियोसाप्टर है, वो सिर्फ एक कवर स्टोरी है। लोगों को गुमराह करने के लिए मैंने खुद इसे मांगा था। फिर मैं थोड़ा करीब गया और बोला, कमांडर जांग, आपने इतने साल आर्मी में बिताए हैं, इस काउंटी मैजिस्ट्रेट के पीछे चल रहे गंदे खेलों के बारे में कुछ अंदाजा तो होगा। जनरल ने गहरी सांस ली। बहुत सी संदिग्ध चीजें सुनी हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऑनर्डर फॉलो करता हूँ, लोकल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, लोकल पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते, है ना? ये बूढ़ा आदमी सालों से ब्लैक विंड माउंटेन के डाकुओं के साथ हाथ मिलाकर खेल खेल रहा था। ट्रेड कारवां पर हमले, इल्लीगल सॉल्ट स्मगलिंग, अपनी जेबें भरना, यहाँ तक कि काउंटी की सेना को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था। उसने सीक्रेटली अपनी प्राइवेट आर्मी तक बना ली थी। लॉर्ड बहुत पहले से इसे हटाना चाहते थे, लेकिन ये बूढ़ा लोमड़ी बहुत चालाक निकला। इसके अकाउंट रिकॉर्ड्स इतने क्लीन थे कि कोई सबूत हाथ ही नहीं आता था। ऊपर से ब्लैक विंड माउंटेन के लीडर से इसकी डायरेक्ट सेटिंग थी। जरा सा खतरे का इशारा मिलते ही सारे सबूत गायब हो जाते। लॉर्ड के पास कभी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं पहुंच पाया, और अगर सीधे सेना भेज दी जाती तो डाकू तुरंत पहाड़ों में गायब हो जाते, शायद बगावत भी कर देते। इसलिए मुझे यहाँ चारे की तरह भेजा गया था, ताकि ये करप्ट अफसर खुद अपना असली चेहरा दिखाने पर मजबूर हो जाए। जनरल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो फिर सीधे सैनिक क्यों नहीं भेजे गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर डायरेक्ट आर्मी भेजी जाती तो ब्लैक विंड के डाकू और अंदर पहाड़ों में छुप जाते। उन्हें बाहर खींचना जरूरी था, फिर एक ही वार में पूरे गैंग को खत्म करना था। यही सबसे स्मार्ट तरीका था। अगर मैं इतना परफेक्ट एक्टिंग नहीं करता तो क्या वो बूढ़ा लोमड़ी अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर हमला करता? जनरल ने धीरे से सिर हिलाया। बात तो सही है, मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब जबकि मैजिस्ट्रेट पकड़ा जा चुका है, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी भी बहुत से डाकू जिंदा हैं। ब्लैक विंड माउंटेन का असली बेस अभी तक खड़ा है। जनरल जांग कुछ सेकंड तक मुझे घूरते रहे। उनके चेहरे पर शक भी था, लेकिन साथ में रिस्पेक्ट भी। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम सिर्फ कोई मामूली विलेज चीफ नहीं हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं क्या हूं ये अभी मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि ब्लैक विंड
माउंटेन अभी भी जिंदा है। आज हमने सिर्फ उनकी एक उंगली तोड़ी है, पूरा हाथ अभी बाकी है। ब्लैक विंड माउंटेन अभी भी खड़ा है। वहां अभी भी अनगिनत खूंखार डाकू जिंदा हैं और वो बूढ़ा लोमड़ी और डाकुओं का गैंग पिछले 10 सालों से सोना चांदी जमा कर रहा है। जनरल झांग की आंखें हल्की चमक उठी। मतलब बहुत बड़ा खजाना? मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल। मेरी जानकारी के मुताबिक ब्लैक विंड माउंटेन पर पहाड़ जितना धन छिपा है। 3 साल का राशन, हाई क्वालिटी हथियार, बेहतरीन कवच, सब कुछ। कमांडर झांग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ब्लैक विंड माउंटेन को खत्म करना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन सकता है। गवर्नर ने यह क्रेडिट खास तौर पर आपके लिए छोड़ा है। जरा सोचिए, अगर आपने ब्लैक विंड माउंटेन गिरा दिया तो आम जनता आपको हीरो मानेगी। ऊपर से सारा लूट का खजाना भी आपके हाथ आएगा और जब ये जीत राजधानी तक रिपोर्ट होगी तब प्रमोशन और दौलत दोनों आपकी मुट्ठी में होंगे। जनरल झांग कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोले, डाकुओं का सफाया। मैं मन ही मन हंसा। हाँ, आखिर सब कुछ लालच का खेल है। इंसान जितना ज्यादा चाहेगा उतना आसानी से मेरे जाल में फंसेगा। फिर मैं ऊंची आवाज में बोला, कई सालों से जमा किया गया पूरा खजाना अभी भी पहाड़ के ऊपर पड़ा है। कमांडर झांग, अगर हम साथ काम करें तो सिर्फ 3 दिनों में ब्लैक विंड माउंटेन को जड़ से मिटा सकते हैं। लोग आपके, सेना आपकी, जीत का श्रेय भी पूरा आपका। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इस पूरी घटना की रिपोर्ट सही जगह पहुंचे। जनरल जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चनेवान, इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर 3 दिन में ब्लैक विंड माउंटेन नहीं गिरा तो अगली बार कैदी बनकर तुम खुद मेरे सामने खड़े होगे। मैं बिना डरे बोला, डील पक्की। जनरल के जाने के बाद जैसे ही मैं कमरे में वापस आया, मिस लियूकिन तुरंत मेरे पास आकर बोली, चिफ, आप सच में आग से खेल रहे थे। वो आदमी ब्लैक टाइगर कैवेलरी का कमांडर है। अगर वो पलटकर हमारे खिलाफ हो जाता तो? मैं शांत आवाज में बोला, बड़ा इनाम हमेशा बड़े रिस्क के साथ आता है। अगर हम उसे अपनी तरफ नहीं कर पाते तो अभी तक हमें गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए था। मिस लियूकिन धीरे से बैठ गईं और बोली, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास असली गुप्त आदेश है ही नहीं, कि हम सच में सिर्फ निर्वासित लोग हैं। जिन हान बाहर से भले ही रफ दिखता हो, लेकिन उसकी ब्लैक टाइगर गार्ड्स की नजरें भेड़ियों जैसी हैं। वो लोग बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चिंग यूनियन, एक बात हमेशा याद रखना, रैंक हमेशा दी नहीं जाती। कभी कभी उसे खुद एक्टिंग करके बनाना पड़ता है। जिन हान जैसे लोग सालों तक बॉर्डर पर लड़ते रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं, ताकत और हिम्मत। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी हिचकिचाता तो इस वक्त हमारे सिर गांव के गेट पर लटक रहे होते। मिस लियूकिन ने चिंता भरी नजरों से पूछा, फिलहाल तो हमने थोड़ा वक्त खरीद लिया है, लेकिन 3 दिन बाद अगर हम ब्लैक विंड माउंटेन पर हमला करने का असली प्लान नहीं दिखा पाए या प्लान फेल हो गया तो वही सेना हमारे खिलाफ तलवार उठा देगी। मैं खिड़की के बाहर अंधेरे पहाड़ों को देखते हुए बोला, इसका मतलब अगले 3 दिन हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। हम उससे भीख नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि उसे लगे हमारे बिना ब्लैक विंड माउंटेन का खजाना उसके हाथ कभी नहीं आएगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर दिमाग में गूंजी। नई सामरिक सहायता अनलॉक हुई। अगले ही पल एक मोटी किताब मेरे सामने आकर गिर गई। उसके पन्नों पर अजीब युद्ध रचनाएं और फॉर्मेशन बने हुए थे। मैंने किताब उठाकर कहा, सिस्टम, तुम कोई बेहतर कोडनेम नहीं रख सकते थे? मास्टरमाइंड्स जैसा कुछ रखते तो ज्यादा कूल लगता। फिर मैंने किताब खोलते हुए कहा, लेकिन अगर ये सच में काम कर गई तो ब्लैक विंड माउंटेन अब कोई समस्या नहीं रहेगा। मिस लियूकिन पास आकर देखने लगी। मैं पन्नों की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सिर्फ कोई मिलिट्री बुक नहीं है, ये हमारी जिंदगी बचाने वाला हथियार है। देखो ये फॉर्मेशन, इसे खास तौर पर युद्ध के मैदान की अफरा तफरी संभालने के लिए बनाया गया है। कमजोर लोग भी इससे ताकतवर दुश्मनों को गिरा सकते हैं। भाले और ढाल, साथ में भेड़ियों के झुंड जैसी टीम वर्क, अटैक और डिफेंस, दोनों में खतरनाक। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे गांव के लड़के अकेले लड़कर कभी नहीं जीत सकते। उनकी अपनी ताकत डाकुओं से कम है, लेकिन जब तक ये फॉर्मेशन बना रहेगा तब तक ब्लैक टाइगर गार्ड्स के सामने खड़े होकर भी कम से कम दुश्मन का एक टुकड़ा जरूर नोच लेंगे। फिर मैंने किताब मिस ल्यूकिन की तरफ बढ़ाई। चिंगयान, अभी तुरंत सारे कब्जे में लिए गए हथियार बांट दो। इस मैनुअल के हिसाब से हर आदमी को ट्रेनिंग दो। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और इन 3 दिनों में उन्हें पूरा फॉर्मेशन मास्टर करना होगा। मिस ल्यूकिन किताब के पन्ने तेजी से पलटते हुए बोली, ये फॉर्मेशन सच में कमाल का है। अगर हम इसे पूरी तरह मास्टर कर लें तो आम गांव वाले भी असली सैनिकों का सामना कर पाएंगे। देखिए, इस हिस्से को सामने लंबे भाले वाले रहेंगे, पीछे छोटे हथियार वाले, आगे रैट एंड शील्ड डिफेंस के लिए। हर आदमी दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट को कवर करेगा। अगर हमें ब्लैक विंड माउंटेन जैसी संकरी जगह मिल गई तो दुश्मन अपनी संख्या का फायदा ही नहीं उठा पाएगा और तब ये फॉर्मेशन सीधे मीट ग्राइंडर बन जाएगा। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, विलेज चीफ, इतनी खतरनाक और शानदार किताब आपको मिली कहां से? मैं हल्का सा मुस्कुराया। कुछ चीजें सीक्रेट ही रहने में बेहतर होती हैं। मिस लियूकिन तुरंत सिर झुकाकर बोली, समझ गई,
मैं अभी ट्रेनिंग शुरू करती हूँ, चाहे 3 रात जागना पड़े, मैं हर आदमी को ये फॉर्मेशन याद करवा दूंगी। उसके बाद मैं सीधे ब्लैकस्मिथ के पास गया। ओल्ड वांग, फिलहाल तलवार बनाना बंद करो, अब मेरे लिए ऑयल रिफाइन करो। ब्लैकस्मिथ ने आंखें फाड़कर कहा, तेल? चिफ, क्या अब हम युद्ध छोड़कर कबाब बेचने वाले हैं? मैंने माथा पकड़ लिया। बेकार की बातें बंद करो, ये आग को और खतरनाक बनाने के लिए है। एक बार इसमें आग लग गई तो पानी भी इसे नहीं बुझा पाएगा। ब्लैक विंड माउंटेन के लिए ये हमारा स्पेशल सरप्राइज होगा। मैंने मेज पर कुछ सामग्री फेंकी। ये सल्फर, ये पाइन रेजिन और ये खास मिक्सिंग टेक्निक। इसे चिंगलू टेक्निक कह लो या कुछ भी। ब्लैकस्मिथ पीछे हट गया। चिफ, अगर इसमें जरा सी गलती हुई तो पूरी फोर्स उड़ सकती है। मैं हंस पड़ा। इसीलिए तो तुम्हें चुना है। आग कंट्रोल करने में तुम गांव के सबसे बेस्ट आदमी हो। दूसरी तरफ मिस ल्यूकिन पूरे गांव को फॉर्मेशन ट्रेनिंग दे रही थी। हर तरफ ढालों की टक्कर और भालों की आवाज गूंज रही थी। उसी वक्त मैं पहाड़ की तरफ खड़ा होकर ब्लैक विंड माउंटेन को देख रहा था। मन ही मन मैंने सोचा, सच में इस जगह को डिफेंड करना बेहद आसान है। ऊपर जाने का सिर्फ एक रास्ता और उसके ऊपर 3 अलग चेक पॉइंट्स। अगर सीधे हमला किया तो ब्लैक टाइगर कैवेलरी की मदद के बावजूद भारी नुकसान होगा। मेरे पास खड़े एक आदमी ने कहा, हाँ चिफ, ये जगह लोहे के बैरल जैसी सील्ड है। सरकारी सेना कई बार हमला कर चुकी है, लेकिन पहला चेक पॉइंट भी पार नहीं कर पाई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत दीवार की भी कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई भी किला पूरी तरह अभेद्य नहीं होता। फिर मैंने दूर एक खड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया। ओल्ड वांग, वो क्या जगह है? ओल्ड वांग ने तुरंत जवाब दिया, उसे घोस्ट क्लिफ कहते हैं। कई 100 गज ऊंची है। वहां तो बंदर भी नहीं चढ़ सकते। मैं मुस्कुराया। बंदर नहीं चढ़ सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं चढ़ सकता। अगले दिन मैंने सबको इकट्ठा किया और अपनी स्ट्रेटेजी समझाने लगा। ये जगह, यही हमारा असली मौका है। एक सैनिक घबराकर बोला, चिफ, लेकिन वो तो घोस्ट क्लिफ है। वहां से गिरने का मतलब सीधी मौत। हम ऊपर चढ़ेंगे कैसे? मैंने अपने नए बनाए उपकरण को उठाया। इस स्पेशल ड्रिल हेड से इसे चट्टानों की दरारों में फंसा देंगे, फिर रस्सियों से लोगों को ऊपर खींचेंगे। एक सैनिक ने रस्सी छूकर कहा, ये तो अजीब चिपचिपी लग रही है और सामान्य रस्सियों से काफी पतली भी। क्या ये सच में किसी आदमी का वजन संभाल पाएगी? मैं बोला, ये म्यूटेंट ब्लैक हॉर्स के टेंडन से बनी है। इसके साथ खास ऑयल में भीगा फ्लैक्स बुना गया है। दिखने में पतली जरूर है, लेकिन इसे कोई बैल भी नहीं तोड़ पाएगा। फिर मैंने पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा, घोस्ट क्लिफ खड़ी जरूर है, लेकिन उसके पत्थर बहुत पुराने और टूटे हुए हैं। दरारें भी काफी हैं। ग्रैपलिंग हुक के लिए ये परफेक्ट जगह है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि वहां से चढ़ना नामुमकिन है। इसलिए ब्लैक विंड वाले उस तरफ लगभग कोई पहरा ही नहीं रखते। एक आदमी हैरानी से बोला, ये भी आपके दिमाग से निकला? मैंने कंधे उचकाए। किसके दिमाग से निकला ये मायने नहीं रखता। प्लान सुनो, कल रात मैं खुद 50 एलीट सैनिकों के साथ पीछे की चट्टान से ऊपर चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मिस ल्यूकिन घबरा गई। नहीं, ये बहुत रिस्की है। आप चिफ हैं, आपको खुद नहीं जाना चाहिए। मुझे जाने दीजिए। लुआन गांव मेरे बिना चल सकता है, लेकिन आपके बिना नहीं चेन्युआन। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा गांव टूट जाएगा। उन्होंने तेजी से कहा, मैं पहाड़ चढ़ने में अच्छी हूँ। कुछ दिन प्रैक्टिस कर लूं तो टाइगर क्लॉ हुक भी यूज कर सकती हूँ। मैं उनकी तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, सिर्फ चढ़ना काफी नहीं है। पीछे की चट्टान का हर इंच मुझे याद है। हर ढलान, हर हवा का रुख, हर खतरा। सिर्फ मैं सेकंडों में सही फैसला ले सकता हूँ। क्या तुम मुझसे तेजी से ऊपर चढ़ सकती हो? क्या तुम हर जाल पहचान सकती हो? अगर अचानक किसी छिपे हुए गार्ड के सामने आ गई तो क्या बिना आवाज किए उसे खत्म कर पाओगी? मिस ल्यूकिन कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर रोक दिया। कोई लेकिन नहीं, ये युद्ध हमें जीतना ही होगा, और जीतना होगा पूरी तरह परफेक्ट तरीके से। इतनी साफ जीत कि जिन हान जैसे आदमी के पास भी हमारे खिलाफ बोलने को एक शब्द ना बचे। ओल्ड वांग, तुम मेन फोर्स लेकर ब्लैक टाइगर राइडर्स के साथ फ्रंट से अटैक करोगे। जितना बड़ा हो सके उतना हंगामा क्रिएट करना। सारे डाकुओं का फोकस सामने खींचना होगा। ओल्ड लोयान बोला, बॉस, एक्टिंग तो मैं कर लूंगा, लेकिन ब्लैक विंड माउंटेन की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सिर्फ ड्रामा करने से बड़ा बॉस ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बनेगा। मैंने कहा, बस वही तो चाहिए, इसलिए सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। हमारे सारे गीले धुआं वाले केक साथ ले जाओ, लकड़ियों के साथ जला दो। ऐसा सीन बनाओ कि लगे पूरा पहाड़ जल रहा है। ओल्ड लोयान हंसते हुए बोला, वाह, स्मोक उठेगा तो ऊपर कुछ दिखेगा ही नहीं। वो लोग पूरी तरह पैनिक हो जाएंगे। आग बुझाने के लिए सारे लोग फ्रंट पर भेज देंगे। मैंने कहा, यस, मुझे वही कैओस चाहिए। जैसे ही वो बिजी होंगे पीछे का पहाड़ पूरा खाली हो जाएगा। ओल्ड लोयान बोला, समझ गया। मैं ऐसे ढोल बजाऊंगा कि उनके कान सुन्न हो जाएं। उनको लगेगा पूरा गांव हमले पर उतर आया है। मैंने कहा, चिंग, तुम आर्चर्स को लेकर साइड में हाइड रहना। लड़ाई शुरू होते ही फायर एरो से उनके वॉच टावर जला देना। मिस ल्यूकिन बोली, ऊपर ध्यान से जाना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब टेंशन मत लो। पवित्र भूमि देखने से पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ।
अगले दिन सबकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। सबके सामने खड़े होकर मैंने जोर से कहा, भाइयों, ये मिशन जिंदगी और मौत का गेम है। अगर कोई अभी पीछे हटना चाहता है तो मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला, चीफ, पहले तो हमें कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं होती थी, इसलिए मरने से डर भी नहीं लगता था, लेकिन अब आपके साथ रहते हुए मर भी गए तो कम से कम अच्छे फ्यूचर की उम्मीद तो है। तभी दूसरा चिल्लाया, चलो उन श्रापित डाकुओं का गेम खत्म कर देते हैं। अचानक सब लोग मेरा नाम लेकर जोर जोर से जयकार करने लगे। मैंने कहा, ठीक है, निकलने से पहले एक कटोरा शराब सब पियो, फिर चलते हैं और उनका सिस्टम हिला देते हैं। ब्लैक विंड माउंटेन खत्म करो, चीयर्स। अचानक सीन बदलता है और हम पहाड़ वाला एरिया देखते हैं जहां मैं खड़ा सोच रहा था, अगर सिस्टम ने मुझे रॉक क्लाइंबिंग मास्टर स्किल नहीं दी होती तो 10 गुना ज्यादा हिम्मत होने के बाद भी मैं यहां चढ़ने की सोचता तक नहीं। उसके बाद मैंने वो डिवाइस फेंकी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। मुझे देखकर बाकी सब भी क्लाइंब करने लगे। तभी एक आदमी फिसलकर गिरने ही वाला था, मैंने तुरंत पकड़ लिया। वो हाँफते हुए बोला, थैंक यू चीफ। मैंने सबको देखते हुए कहा, सुनो, अब तुम्हारी जान कमर की रस्सी पर टिकी है। अगर कोई फिसला तो नीचे गिरकर मरने से पहले मैं खुद रस्सी काट दूंगा। मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से ताकत खत्म हो रही थी। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तभी ऊपर 2 गार्ड्स चलते हुए आए और बड़बड़ाने लगे, क्या बेकार मौसम है, इस हवा से सिर दर्द हो रहा है, पीछे वाले पहाड़ पर तो चिड़िया भी नहीं उड़ती, फिर बड़ा बॉस हमें यहाँ क्यों तैनात किए हुए है। दूसरा बोला, आजकल माहौल बहुत टेंशन वाला है, जल्दी खत्म कर, फिर चलते हैं शराब पीने। वो हरामी पेशाब करते करते इतना बकवास कर रहा था कि उसका पेशाब वाला गेम सीधा मेरे सिर पर आ गिरा। मैं गुस्से में फुल ऑन ट्रिगर हो गया, तेजी से ऊपर चढ़ा और दोनों को वहीं खत्म कर दिया। फिर बाकी लोगों से धीरे बोला, धीरे, लाशों को झाड़ियों में ड्रैग करो। दूसरी तरफ जनरल बेचैन होकर बोला, क्या लुओयान सच में कर पाएगा? हमने तो तय किया था अभी हमला करेंगे। ओल्ड लुओयान बोला, जनरल थोड़ा रिलैक्स कीजिए, गांव का चीफ कभी अपनी बात नहीं तोड़ता। जनरल बोला, अगर वो लड़का ऊपर जाकर मर गया तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाफिंग माउंटेन को डिफेंड करना आसान है, लेकिन अटैक करना बहुत मुश्किल। पूरी ताकत से लड़ना पड़ा तो मेरे कम से कम आधे सैनिक खत्म हो जाएंगे। तभी एक ऑफिसर बोला, जनरल, अगर रात के तीसरे पहर तक कुछ नहीं हुआ तो क्या हम पीछे हट जाएंगे? जनरल की आंखों में गुस्सा चमका, अगर चेन्युआन फेल हो गया और हमें लौटना पड़ा तो पूरा पहाड़ जला देंगे, हाफिंग माउंटेन को राख बना देंगे, लेकिन उन डाकुओं को हम पर हंसने का मौका नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। दूसरी तरफ मैं तेजी से कमांड दे रहा था, पहली टीम बिनोंग गेट ब्लॉक करो, दूसरी टीम मेन हॉल में आग लगा दो, तीसरी टीम ग्रेन स्टोरेज को आग के हवाले कर दो। याद रखना, छोटी मोटी आग नहीं, बड़ा ब्लास्ट चाहिए। तेल यूज करने में कंजूसी मत करना। मैं चाहता हूं कि हाफिंग माउंटेन आग का पहाड़ बन जाए। तुरंत सब लोग आसपास तेल फैलाने लगे और मैंने आग लगा दी। अगले ही सेकंड एक जबरदस्त धमाका हुआ। सुबह होते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। कोई चिल्लाया, ग्रेन स्टोरेज में आग लग गई। तभी दूसरा घबराकर बोला, रुको, दुश्मन का अटैक, कोई अंदर एंटर हो चुका है। मैंने तलवार निकालकर जोर से कहा, चलो पूरा कैओस फैला दो, लड़ाई में उलझना मत। देखते ही देखते जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। दूसरी तरफ पहाड़ में लगी आग देखकर जनरल हंसते हुए बोला, वो लड़का सच में खतरनाक है, पूरी ताकत के साथ अटैक करो। दूसरी तरफ जनरल ने फ्रंट से फुल अटैक शुरू कर दिया। अंदर जबरदस्त मारकाट मची हुई थी। तभी डाकुओं का लीडर हाथ में 2 विशाल कुल्हाड़ियां लेकर एंट्री मारते हुए गरजा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे हथियार छीन लिए, मैं आ गया हूं। इतना बोलते ही उसने एक आदमी को वहीं खत्म कर दिया। उसे देखते ही बाकी सब पीछे हटने लगे। मैंने उसे देखकर कहा, ओह, तो ये है बड़ा बॉस, इसकी प्रेजेंस सच में खतरनाक है। मैंने तुरंत कमांड दी, सब पीछे हटो, इसे मैं हैंडल करूंगा। लीडर मुझे घूरते हुए बोला, हूं, बड़ा सुंदर चेहरा है लड़के का, यही है तुम्हारी चालाकी। अगले ही पल हमारी तलवारें और कुल्हाड़ियां आमने सामने भिड़ गईं। धत, इतनी ताकत! मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर सामने से भिड़ा तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। तभी डाकू लीडर गरजा, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं तुरंत स्प्रिंट मारने लगा, स्प्रिंट स्प्रिंट। लेकिन इस दानव के सामने सिर्फ स्पीड से क्या होने वाला था। तभी सिस्टम की आवाज आई, एनालिसिस चालू है, लक्ष्य पूरी तरह ताकत पर निर्भर, स्पीड कम, खड़े रहने का स्टांस अस्थिर और बेहद गुस्से में है, IQ 50% डाउन। सलाह, नीचे वाले हिस्से पर अटैक करो और ज्यादा गुस्सा दिलाओ, मौका देखकर वार करो। मैंने कहा, समझ गया, बिल्कुल बैल वाली फाइट जैसा। मैं भागते भागते चिल्लाया, ओए बिग ब्लैक, क्या हुआ, आज खाना नहीं खाया क्या? डाकू लीडर गुस्से से फट पड़ा, तुझे देखकर तो नाचता हुआ जोकर लग रहा है। मैंने हंसकर कहा, और वो कुल्हाड़ी कढ़ाई बुनाई करने के लिए लाई है क्या? लीडर गरजकर बोला, ए भाग मत। मैंने चिल्लाकर कहा, इधर वार कर, हिम्मत है तो। मेरी बात सुनकर वो इतना गुस्से में आ गया कि बिना कुछ सोचे सीधा मुझ पर टूट पड़ा। मैं धीरे धीरे उसे पहाड़ के किनारे तक खींच लाया।
तभी मैं झुक गया और वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया, सीधा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। लेकिन गिरने से ठीक पहले मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सरेंडर कर दो, नहीं तो मर जाओगे। हम समझ गया हूं, तुम कोई आसान दुश्मन नहीं हो। तुम्हें तरबूज की तरह टूटते देखना नहीं चाहता। तुम्हारे सारे लोग लगभग खत्म हो चुके हैं। मेरे साथ चलो, अच्छे से जियोगे और इससे भी खतरनाक दुश्मनों को काटोगे। मेरी बात सुनकर डाकू लीडर कुछ नहीं बोला, लेकिन साफ लग रहा था कि वो मानने वाला है। तभी बाकी लोग दौड़ते हुए पहुंच गए। मिस ल्यूकिन घबराकर बोली, चीफ आप ठीक है ना? दूसरी तरफ डाकुओं का ट्रेजरी रूम दिखाया गया, जहां ढेर सारा सोना और पैसा रखा हुआ था। एक आदमी आंखें फाड़कर बोला, वाओ, ये चीज तो किसी लड़की के गाल जैसी स्मूथ है। जिंदगी में इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी। दूसरा आदमी सिक्का दांत से काटकर चेक करने लगा कि असली है या नहीं। फिर खुशी से चिल्लाया, सच में, अब तो हम अमीर हो गए। गांव लौटकर 3 बड़े टाइल्स वाले घर बनाऊंगा और एक बीवी भी लेकर आऊंगा। अब हमारी लाइफ सेट। तभी ओल्ड लोयान ने उसके सिर पर हल्की चपत मारते हुए कहा, बस चीफ के पीछे चलते रहो। आगे सोने के पहाड़ और चांदी की नदियां हैं। इतनी सी चीज देखकर ही आंखें चमक गईं तुम्हारी। दूसरी तरफ सारे डाकुओं को बांधकर रखा जा रहा था। डाकू लीडर ठंडे चेहरे से बोला, मारना है तो मार दो। अगर मैं जरा भी भौं सिकोड़ूं तो जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा। मिस ल्यूकिन तलवार साफ करते हुए बोली, लेकिन मानना पड़ेगा, तुम स्ट्रांग इंसान हो। बस अफसोस, गलत लोगों के साथ जुड़ गए, रास्ता भटक गए। लीडर हंसकर बोला, मैं किसे फॉलो करता हूं ये तुम्हारी टेंशन नहीं है। और हाँ, अगर मैं थोड़ा और हार्ड खेलता तो कौन जीतता ये कहना मुश्किल होता। मैंने शांत आवाज में कहा, हार मतलब हार। और सुनो लू, मैंने बैटलफील्ड में तुम्हारी चाल देखी है। इन पहाड़ी डाकुओं का बॉस बनकर रहना तुम्हारे टैलेंट की बर्बादी है। लीडर नाक सिकोड़ते हुए बोला, फालतू बातें बंद करो, मैं तुम्हारा आदमी नहीं बनने वाला। मैंने कहा, जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो हैं ये सरकारी कुत्ते। लीडर बोला, तुम सिर्फ एक गांव के चीफ हो। अगर ज्यादा रूटलेस बनने की कोशिश की तो अफसर लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी एक आदमी भागता हुआ आया, हांफते हुए चिल्लाया, चीफ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने शांत रहकर कहा, आराम से बोलो, आसमान टूटे तो पहले लंबे लोग संभालते हैं। वो आदमी जल्दी से बोला, इमरजेंसी खबर, नीचे पहाड़ से मैसेज आया है, ब्लैक टाइगर बैनर मूव कर चुका है। मिस ल्यूकिन चौंक कर बोली, उन्होंने मूव किया? क्या वो पीछे हट रहे हैं? आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, वो पीछे नहीं हट रहे, सीधा हमारे लोयान गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। सारी सेना फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है। तभी एक आदमी डरकर चिल्लाया, धत, मेरी माँ अभी भी गांव में है। दूसरा कांपते हुए बोला, 500 घुड़सवार, गांव में तो सिर्फ बूढ़े, बीमार और कमजोर लोग हैं। ओल्ड लोयान दांत भींचते हुए बोला, हम लड़ेंगे कैसे? फिर गुस्से में बोला, चीफ, वो हरामी हमारे घर पर अटैक करने जा रहे हैं। हम बाहर हैं और वो हमारा बेस खत्म करना चाहते हैं। कितने घटिया लोग हैं। मिस ल्यूकिन जल्दी से बोली, चैनीवान, हमें अभी वापस लौटना होगा, शायद अभी भी टाइम हो। सब लोग घबराकर भागदौड़ करने लगे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, क्या 2 पैर 4 पैरों वाले घोड़े को हरा सकते हैं? हम पहुंचने से पहले ही गांव खत्म हो जाएगा। मिस ल्यूकिन परेशान होकर बोली, तो अब क्या करेंगे? चारों तरफ लोग रोने जैसे चेहरे बनाने लगे। मिस ल्यूकिन गुस्से में बोली, क्या हम बस खड़े होकर देखते रहेंगे? तभी डाकू लीडर जोर जोर से हंसने लगा, हाँ हाँ हाँ, कर्मा, यही होता है कर्मा, तुमने मेरी जगह तबाह की, अब मैं तुम्हारी तबाह होते देखूंगा। हिसाब बराबर। मजा आ रहा है, सच में बहुत मजा आ रहा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें सच में इतना मजा आ रहा है? डाकुओं का लीडर ली क्वीन हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ली क्वीन, तुम अफसरों से नफरत करते हो, है ना? ली क्वीन थूक फेंकते हुए बोला, धत, अगर नफरत नहीं करता तो डाकू क्यों बनता? मैंने शांत आवाज में कहा, तो अगर ब्लैक टाइगर बैनर मेरे गांव को जला दे, लोगों को मार दे, खाना लूट ले, तो वो तुम डाकुओं से अलग कैसे हुए? कोई फर्क है? मैं थोड़ी देर रुका, फिर बोला, असल में वो तुमसे भी बदतर हैं। सरकारी नाम का टैग लगाकर लोगों को मारते हैं, ऊपर से पैसे तक नहीं देते। ली क्वीन कंधे उचकाकर बोला, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने तुरंत कहा, तुम्हारी नहीं? फिर उसकी तरफ झुककर बोला, लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी तुम्हारे पास मौका है उन 500 एलीट घुड़सवारों को खत्म करने का, वही लोग जो तुम्हें कूड़े की तरह देखते हैं, मुर्गी काटने जितना आसान समझते हैं। ली क्वीन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कहा? ब्लैक टाइगर कैवेलरी को मारेंगे? तुम पागल हो क्या? वो पूरी आर्मर पहनी हुई सेना है। मैंने बिना डरे कहा, मेरे पास एरो टावर है, फायर ऑयल है, ट्रैप्स हैं, पहाड़ भर सोना चांदी है। डर कर क्या मिलेगा? रोकर क्या मिलेगा? गांव लौटे तो वैसे भी मरेंगे, तो क्यों ना पूरी जिंदगी की बाजी लगाकर उनके साथ गेम खेलें। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, ली क्वीन, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है ना? तुमने खुद कहा था आखिर में चालाक लोग जीतते हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, हथियार वापस दे रहा हूं। तुम्हारे लोग भी साथ रहेंगे, हमारे साथ हाथ मिलाओ। लुओयान गांव के गेट पर हम जिन हान के लिए ऐसा ट्रैप लगाएंगे जिससे निकलना नामुमकिन होगा। जीत गए तो सोना चांदी का आधा हिस्सा तुम्हारा,
तुम भी हीरो बनोगे, हार गए तो सब साथ मरेंगे। ली क्वीन आंखें तरेर कर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पीछे से धोखा दे दूंगा? मैंने सीधा जवाब दिया, तुम नहीं दोगे, क्योंकि तुम भूखे भेड़िए हो और जियांग हान हम सबको मारना चाहता है। भेड़िए आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन शिकारी आए तो सबको साथ खड़ा होना पड़ता है। फिर मैं मुस्कुराया और चुपते हुए बोला, या फिर ली क्वीन असल में डरपोक है, सिर्फ गांव वालों को डराना आता है। सैनिक देखते ही पैंट गीली हो जाती है। ये सुनते ही ली क्वीन गुस्से में गरज पड़ा, मैं तो सम्राट से भी नहीं डरता, चलो करते हैं। धत, सिर्फ 500 घुड़सवार है ना, उन चमचमाते घोड़े वालों से मुझे नफरत है। आज दिखाऊंगा हाफिंग माउंटेन कितना खतरनाक है। ये सुनकर मैं खुश हुआ और जोर से बोला, ठीक है, सब लोग सुनो, जितना फायर ऑयल है सब साथ लो, हल्का सामान उठाओ, तेजी से चलना है। टारगेट लोयान गांव, हमें उनसे पहले पहुंचना होगा, उनकी खबर निकाल दो। ओल्ड न्यू लोयान जोर से चिल्लाया, चीफ के पीछे चलो, वापस जाकर लड़ाई करेंगे। मैं मन ही मन सोच रहा था, तुम सोच रहे हो भेड़ों के बाड़े में जा रहे हो, लेकिन असल में वो एक वॉरफील्ड बनने वाला है। मैंने सिस्टम को कमांड दिया, 2 एडवांस्ड स्वॉर्ड टावर बनाओ, घाटी के दोनों तरफ सबसे ऊंची जगह पर इंस्टॉल करो, जल्दी करो, अभी स्पीड बढ़ाओ। सिस्टम की आवाज आई, पॉइंट्स कटे 2000, एडवांस्ड स्वॉर्ड टावर कंस्ट्रक्शन में स्पीड बूस्ट एक्टिव। सब लोग जल्दी जल्दी सामान उठाते हुए चिल्लाने लगे, जल्दी करो, उस बड़े वाले सामान को ऊपर उठाओ। ब्लैकस्मिथ गर्व से बोला, ये चीज एक ही वार में 2 घोड़ों को आर पार कर सकती है। एक आदमी डरते हुए बोला, चाचा ये सच में काम करेगा ना? कैवलरी का अटैक बहुत फास्ट होता है। ब्लैकस्मिथ ने डांटते हुए कहा, अगर विलेज चीफ ने कहा है काम करेगा तो करेगा, ज्यादा बातें मत करो, काम पर लगो। मैंने ली क्वीन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लोग सबसे ज्यादा जंगली हैं और कैओस में लड़ने में बेस्ट। वो जंगल वाला हिस्सा दिख रहा है? ली क्वीन बोला, हाँ, क्यों? मैंने कहा, तुम अपने लोगों को लेकर वहीं हाइड रहोगे। याद रखना, अगर घुड़सवार मेरे चेहरे तक भी पहुंच जाएं तब भी बाहर नहीं निकलना, सिर्फ मेरे सिग्नल का इंतजार करना। ली क्वीन चौंक कर बोला, सिग्नल का इंतजार? लेकिन अगर तुम घोड़ों के नीचे कुचलकर मर गए तो? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, मरने से पहले सिग्नल जरूर दूंगा, बस याद रखना, सिग्नल नहीं मिला तो लाश की तरह पड़े रहना। मैं थोड़ा झुककर बोला, और जैसे ही सिग्नल मिले पागल कुत्तों की तरह टूट पड़ना, पीछे से काटना, उनकी फॉर्मेशन चकनाचूर कर देना। डाकुओं का लीडर जोर से हंस पड़ा, पागल कुत्ते, हाँ हाँ, ये तो मुझे पसंद आया, टेंशन मत लो, सिग्नल मिलते ही ऐसी धुलाई करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मिस लियूकिन थोड़ी चिंता के साथ बोली, और मेरा काम? मैंने कहा, तुम अपने बेस्ट आर्चर्स लेकर बाएं वाले टावर पर चढ़ जाओ, तुम्हारा सिर्फ एक मिशन है, उनके ऑफिसर्स को खत्म करना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे सीधा शूट। मिस लियूकिन ने सिर हिलाया, समझ गई, पहले नेताओं को गिराना होगा। मैं थोड़ा रुका, फिर बोला, और अगर मैं फ्रंट में टिक नहीं पाया तो मेरे बारे में मत सोचना, अपने लोगों को लेकर गांव वापस जाना, किसी भी कीमत पर गांव का रास्ता होल्ड करना। मिस लियूकिन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, मैं कहीं नहीं जा रही, अगर मरना है तो साथ मरेंगे। मैंने हंसकर कहा, किसने कहा हम मरेंगे, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर दूर देखते हुए धीरे बोला, जिन हान, मैं इंतजार कर रहा हूं, आओ और मर जाओ। उसके बाद मैं और मेरे सैनिक हाथ में ढाल लेकर रास्ता रोककर खड़े हो गए। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर की विशाल सेना धूल उड़ाती हुई हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मुझे देखकर उनका लीडर घोड़े पर बैठा मुस्कुराया और बोला, देख रहे हो, वही है वो पागल चेन्युआन। दुश्मन लीडर दूर से मुझे देखकर हंसते हुए बोला, इतने कम लोगों के साथ खुले मैदान में कैवलरी रोकने आया है, ये तो सीधा सुसाइड है। तभी एक आदमी जनरल के कवच पर तेल लगाते हुए बोला, जनरल आप इतने ताकतवर हैं कि उन्हें देखकर ही डर लग रहा होगा। जनरल घमंड से हंसा, बेवकूफ। फिर उसने तलवार उठाकर जोर से आदेश दिया, ऑन ऑर्डर है, फुल स्पीड चार्ज, कोई स्पीड कम नहीं करेगा, सीधा कुचलते हुए निकल जाओ। अगले ही पल पूरी सेना और भी तेज रफ्तार से हमारी तरफ टूट पड़ी। एक सैनिक घबराकर बोला, वे विलेज चीफ, वो लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं। मैंने बिना घबराए कहा, सब लोग अपनी जगह टिके रहो, बिल्कुल मत हिलो, ढालों को जमीन में गाड़ दो, मजबूती से खड़े रहो और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। सबने अपनी ढालें कसकर पकड़ लीं। दूसरी तरफ जनरल की सेना तूफान की तरह हमारी तरफ दौड़ रही थी। मैंने दूर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बहुत आ रहे हो ना, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा लास्ट डे है। फिर मैंने जोर से चिल्लाया, छोड़ दो। अगले ही सेकंड दोनों नए टावर एक्टिव हो गए। ऊपर से विशालकाय तीर बिजली की स्पीड से निकले। धड़ाम धड़ाम, पलक झपकते ही सामने की कैवेलरी की लाइनें चीर दी गईं। बड़े बड़े तीर घोड़ों और सैनिकों को एक साथ आर पार करते चले गए। पूरा मैदान चीखों से भर गया। जनरल की आंखें फैल गईं। ऐसे टावर रिपोर्ट में तो थे ही नहीं। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, जनरल, वो तलवार वाले बैरिकेड रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, हम अंदर घुस ही नहीं पा रहे। हाँ, तभी जंगल की तरफ से जोरदार हंसी गूंजी।
डाकुओं का लीडर ली क्वीन अपनी टोली लेकर बाहर निकल आया। उसने कुल्हाड़ी घुमाते हुए गरज कर कहा, ओए ब्लैक टाइगर के कुत्तों, अपने दादा की तरफ से ये गिफ्ट लो। अगले ही पल डाकू सेना और ब्लैक टाइगर सैनिकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। ली क्वीन बिना एक शब्द बोले लोगों को काटता चला गया। खून, चीखें और अफरा तफरी हर तरफ फैल गई। अब जाकर जनरल को समझ आया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, धत, एम्बुश, ये तो ली क्वीन और उसका गैंग है। ये लोग एक साथ कैसे मिल गए? मैंने तलवार उठाकर कमांड दी, टूटी तलवार सेना आगे बढ़ो, उनकी जगह कम कर दो। तुरंत हमारी सेना चारों तरफ से जनरल और उसके सैनिकों को घेरने लगी। दूसरी तरफ मिस ल्यूकिन ऊंचे टावर से एक एक करके दुश्मन ऑफिसर्स को निशाना बनाकर शूट कर रही थी। जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखता सीधा खत्म। ये सब देखकर जनरल आग बबूला हो गया। उसने मुझे घूरकर चिल्लाया, चेन युआन, तुमने मुझे जाल में फंसा दिया। मैंने हंसकर कहा, हाँ फंसाया है तो जिनहन, तुम्हारा लालच ही तुम्हारी कब्र बना। जनरल और उसके बचे हुए सैनिक एक जगह इकट्ठा हो गए, लेकिन चारों तरफ से हमारी सेना ने उन्हें घेर लिया। आखिरकार जनरल दहाड़ा, मैं काउंटी का कमांडर हूँ, मुझे मार दिया तो ये विद्रोह माना जाएगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दिया जाएगा। तभी ली क्वीन ठहाका मारकर बोला, हूँ, मैं तो पहले से डाकू हूँ, अगर परिवार मिटाना है तो पाताल में जाकर मेरे पुरखों को ढूंढ लेना। वो हमला करने ही वाला था कि मैंने हाथ उठाकर कहा, रुको। ली क्वीन चिढ़कर बोला, क्या हुआ? इस भ्रष्ट अफसर की वजह से हमारे कितने भाई मरे हैं, इसे जिंदा रखकर क्या फायदा? मैंने शांत आवाज में कहा, मारना आसान है लेकिन जिंदा रहेगा तो ज्यादा काम आएगा। मैं धीरे धीरे जनरल के सामने गया और बोला, तुम हार चुके हो। जनरल गुस्से में थूक निगलते हुए बोला, तुम बेशर्म इंसान हो, तुमने चालबाजी से जीत हासिल की है। अगर खुद को साबित करना है तो मेरे साथ 1 on 1 लड़ो, तो तभी मानूंगा। मैं हंस पड़ा, तुम्हारे साथ अकेले लड़ूं? मुझे गधा समझा है क्या? पहले तुम 500 लोगों को लेकर मुझ पर टूट पड़े और अब मुझे फेयर फाइट सिखा रहे हो? मैं उसके पास झुककर बोला, मैं बस तुम्हें तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट चखा रहा हूं। फिर पीछे मुड़कर आदेश दिया, जनरल को बांध दो। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने एक एपिक वॉर सफलतापूर्वक पूरी की है। असंभव हालात से वापसी कर विजय हासिल की। एलीट कैवेलरी फोर्स पूरी तरह खत्म। रिवॉर्ड 20,000 पॉइंट्स। रिवॉर्ड स्पेशल बिल्डिंग ब्लूप्रिंट, लॉयल्टी हॉल। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, आसपास के लोगों की लॉयल्टी में भारी बढ़ोतरी होगी। रिवॉर्ड स्पेशल सोल्जर ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लैक स्विस। मैं अंदर ही अंदर खुश होकर सोचने लगा, वाह, ये लॉयल्टी हॉल तो कमाल की चीज है, बिल्कुल वही जो चाहिए था। उन जिद्दी लड़कियों को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। ये मिल गया तो उन्हें ऐसा लॉयल बना दूंगा कि मरने तक तैयार रहें। दूसरी तरफ हालात समझते ही मैजिस्ट्रेट कांपते हुए बोला, चेन, चेन, हीरो चेन, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुमने डाकुओं के साथ मिलकर आम लोगों पर जुल्म किया, फिर सेना लेकर मेरे गांव पर हमला किया, और अब सच में सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैजिस्ट्रेट जल्दी से बोला, मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा, सब काउंटी ऑफिस में रखा है। मैं हल्का सा चौंका, फिर मुस्कुराया, अच्छा, तो जब सरकार से रिश्ता पहले ही टूट चुका है तो फिर गेम पूरा खेलते हैं। मैं मुड़कर सब लोगों की तरफ देखकर जोर से बोला, भाइयों, वो लड़ाई कैसी लगी? मजा आया? भीड़ एक साथ गरजी, बिल्कुल जबरदस्त था। मैंने फिर पूछा, लेकिन हमारे घर जले, खाना लूटा गया, क्या सिर्फ कुछ लोगों को मार देने से हिसाब बराबर हो जाएगा? सब लोग चुप हो गए। मैंने हाथ उठाकर कहा, मैजिस्ट्रेट खुद बोल चुका है, उसका सारा पैसा काउंटी ऑफिस में है। वो पैसा किसका है? हमारा, हमारी मेहनत, हमारा खून पसीना। मैं जोर से बोला, कौन कौन मेरे साथ वो वापस लेने चलेगा? तभी डाकुओं का लीडर ली क्वीन उत्साह में चिल्लाया, काउंटी ऑफिस लूटेंगे। फिर तुरंत गला साफ करके बोला, ओह, मतलब सिर्फ पैसा वापस लाएंगे? मैं हंस पड़ा, हाँ, सिर्फ पैसा नहीं, हम पूरा चिंघाई काउंटी अपने कंट्रोल में लेंगे। ये सुनते ही बंधा हुआ जनरल गुस्से में गरजा, तुम पागल हो गए हो क्या? काउंटी पर हमला, ये सीधा विद्रोह है, सेना आई तो तुम सब मारे जाओगे। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, विद्रोह? ना ना जनरल जियांग, आपने गलत समझा। मैं थोड़ा आगे झुककर मुस्कुराया, मैं तो गवर्नर के सीक्रेट मिशन पर हूँ, चिंघाई काउंटी के गद्दारों को पकड़ने आया हूँ। मैजिस्ट्रेट डाकुओं के साथ मिलकर देशद्रोही बन चुका है और आप जनरल साहब डाकुओं को खत्म करते हुए पकड़े गए। मैं मुस्कुराकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, और मैं चेन युआन, इस पूरे कैओस को खत्म करके असली हीरो बनकर सामने आया हूँ। जनरल दांत पीसते हुए बोला, तुम सच में बेरहम इंसान हो, अब अपने जाल में मुझे भी इस्तेमाल करोगे? मैंने आराम से जवाब दिया, इतिहास हमेशा जीतने वाले लोग लिखते हैं। फिर मैंने तलवार उठाकर जोर से कहा, चिंघाई काउंटी के लिए निकलो। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इसका अगला एपिसोड भी जरूर आएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो कोई नई स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इतना टाइम साथ रहने के लिए दिल से थैंक यू। वैसे मैं एक दूसरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन काम करते वक्त देखा कि कोई और पहले ही कर चुका है। जिसने एक्सप्लेन किया वो मेरे भाई जैसा है।
क्या ही बोलूं। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, हेल्दी रहना। बाय बाय।